स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैपिक। तो आज हम करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस इन वन शॉट। हाँ जी, इस वीडियो में हम आपका पूरा सिलेबस यूनिट 1 2 3 4 5 पूरा सिलेबस एक ही वन शॉट में कंप्लीट करा देंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाना है कि मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी हो गई है। और अगर आपने पढ़ लिया है पहले से तो एज अ रिवीजन ही आपके लिए वो काफ़ी अच्छी है। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके ये एक सॉलिड स्कोर लाने का दम रखती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो से। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि कल ही आपका पेपर है, आपको भी जल्दी से तैयारी करनी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है कि डिस्कस कोकोमो मॉडल। तो हमें कोकोमो मॉडल डिस्कस करना है। कोकोमो मॉडल होता क्या है? एक कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है, ठीक है। और हमें फिर उसके बाद पर्सन मंथ टर्म भी एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो देखो कोकोमो मॉडल उसको स्टैंड किसके लिए करता है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल से आप क्या समझ रहे हो? ये एक टाइप का मॉडल है जो हमें कॉस्ट मतलब कि उसकी एफिशिएंसी कॉस्ट वगैरह निकालने में काम आता है, ठीक है। पढ़ते हैं फिर समझते हैं। देखो इट इज़ अ रिग्रेशन बेस्ड मॉडल, ठीक है, विच सिंपली मीन्स दैट दिस मॉडल यूजेस रिग्रेशन एनालिसिस। मतलब कि ये एक रिग्रेशन बेस्ड मॉडल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये मॉडल मैथमेटिकल टेक्निक जैसे रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करता है ताकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितना समय लगेगा, कितने लोग चाहिए और कितना खर्चा आएगा, ये सब एस्टिमेट करना। तो एक तरीके से कोको मॉडल का काम है सारा हिसाब किताब करने का कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, कितने लोग लगेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ लगेगी। तो एक तरीके से ये एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मॉडल है, ठीक है। लाइक आपका कोई बिजनेस मॉडल टाइप जो होते हैं ऐसे करके। ये किसने डेवलप किया था? बैरी बोएम ने। याद रहे तो लिख देना, ना याद रहे तो मत लिखना, ठीक है। इसका नाम ऑथर का डपलवर का सॉरी ठीक है, किसने बनाया था वो हो गया। अब फिर क्या आता है इसमें कि आपका ये 3 इम्पोर्टेंट क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। ऑर्गेनिक और सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड, ठीक है। अब इन तीनों को हम समझते हैं। देखो ऑर्गेनिक आपका एप्लीकेशन बेस्ड होता है आपका, और सेमी डिटैच्ड आपका यूटिलिटी बेस्ड, एम्बेडेड आपका सिस्टम बेस्ड, ठीक है। इन तीनों को समझते हैं डीप में। कोकोमो मॉडल तो समझ आ गया ना, एक तरीके से हिसाब किताब करने वाला मॉडल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मॉडल याद रखना इसका फुल फॉर्म। फिर है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है आपका, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, है ना। छोटी टीम्स होती हैं, टीम को काफ़ी अच्छी तरह से पता होता है, ठीक है। टीम को अपना काम काफ़ी अच्छी तरह से पता होता है। और प्रोजेक्ट सिंपल होता है, कोई ज़्यादा इनोवेशन नहीं चाहिए होता। डेडलाइन जो होती है मतलब जब हमें प्रोजेक्ट चाहिए तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है। और इन्वायरमेंटल स्टेबल होता है, ठीक है। लाइक इसमें लिखा भी है कि स्मॉलर ग्रुप ऑफ वर्क्स इन अ फैमिलियर इन्वायरमेंट टू डेवलप अ वेल। मतलब छोटे लोग ग्रुप अपना आपस में छोटा मोटा काम कर रहे हैं। लाइक स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है ना, छोटा सा। और ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं होती इसकी, और इन्वायरमेंट स्टेबल होता है। फिर है आपका सेमी डिटैच्ड। तो इसमें क्या होता है, ये होता है आपका यूटिलिटी टाइप। लाइक इसमें होती है मीडियम साइज। तो प्रोजेक्ट टीम कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कि उससे ऑर्गेनिक से थोड़ा सा बढ़ के, ठीक है। इसमें मीडियम साइज होता है और थोड़ी सी इनोवेशन होती है। उसमें इनोवेशन नहीं थी ज़्यादा, इसमें थोड़ी सी इनोवेशन होती है, ठीक है। इनोवेशन होती है थोड़ी सी। और इसकी जो डेडलाइंस है ना उससे थोड़ी मॉडरेट होती हैं। मतलब कि टीम में कुछ एक्सपीरियंस और कुछ लेस एक्सपीरियंस लोग होंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा और मीडियम साइज़ होगी। और जो टाइम होगी डेडलाइन वो थोड़ी सी मीडियम होगी कि बिल्कुल भी फ्री नहीं, जैसे उसकी तरह ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। देखो स्टूडेंट मैनेजमेंट में था ना ऊपर स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो ये तो स्मॉल स्केल पर हो गया। लाइब्रेरी बिग स्केल पर हो गया, तो सेमी डिटैच्ड उससे थोड़ा बड़ा हो गया। अब एम्बेडेड है, ठीक है। 3 हमने पहले 2 देख लिया। एम्बेडेड से आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हो क्या होगा? हाँ, तो मतलब कि उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। मतलब कि लाइक ये प्रोजेक्ट्स हार्डवेयर से टाइटली कनेक्टेड होते हैं, रियल टाइम सिस्टम जैसे होते हैं। और ये बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, काफ़ी कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। और स्ट्रिक्ट डेडलाइन को फॉलो करेंगे और एक्सपीरियंस्ड बंदे होंगे इसमें। तो सारी चीज़ें एक एक तरीके से आपको इंक्रीज़ कर करके लिख देनी है। लाइक अब हमारा ये तीनों समझ आ गया आपको, 3 क्लासेस इसकी कोकोमो मॉडल की, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टाइप्स पे।
तो कोकोमो मॉडल के 3 टाइप्स होते हैं आपके, बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो, डिटेल्ड कोकोमो। ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं। देखो बेसिक कोकोमो क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोमो मॉडल होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे सिंपल मॉडल है और सिर्फ प्रोजेक्ट साइज लाइक लाइंस ऑफ कोड के बेसिस पर एफर्ट एस्टिमेट करता है। और 3 तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड, एम्बेडेड अलग फॉर्मूलेज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, वाइल मेन चीज़ क्या है इसमें, देखो कि ये सबसे सिंपल है और ये एस्टिमेट कर देता है एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब कि किलो थाउजेंड्स ऑफ लाइन के LOC का मतलब क्या है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन, मतलब कि सिंपल लाइन के बेसिस पे उसका एस्टिमेट कर देता है एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम। सिर्फ कोड की लाइन के बेसिस पे एफर्ट और डेवलपमेंट टाइप को एस्टिमेट कर देता है। और इसके एक छोटे से ये 2 फॉर्मूले भी हैं। ये DEA एफर्ट निकाला है इसने, किलो ऑफ लाइन्स रेज टू द BB, ये हम न्यूमेरिकल से अब करेंगे और अच्छे से इन्हें समझ लेंगे। वाइल ये छोटे से फॉर्मूलेज हैं, इन छोटे से फॉर्मूलेज को देख लेना। टीम साइज हम निकाल सकते हैं एफर्ट डिवाइड बाई डेवलपमेंट टाइम। तो मतलब सिर्फ लाइन ऑफ कोड को यूज़ करके इसमें तुम एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम निकाल सकते हो। फिर है इंटरमीडिएट कोकोमो। इंटरमीडिएट कोकोमो में क्या होता है, मोर डिटेल होता है। ठीक है, पीछे वाले से ज़्यादा डिटेल होता है। रुक जाओ और अच्छे समझते हैं। ठीक है, पीछे वाले से ज़्यादा डिटेल्ड होता है और इसमें 15 कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं जो एडजस्ट कर देते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, मतलब ये भी ना उसी की तरह चला जो हमने पहले पढ़ा था ना, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और तीसरा कौन सा था, एम्बेडेड। तो ये भी ऐसे ही है, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड डिटेल्ड। तो अब इंटरमीडिएट में क्या होगा, ये मोर डिटेल्ड होगा बेसिक से। इसमें 15 कॉस्ट ड्राइवर हैं, दीज ड्राइवर्स प्लेज अ मेजर रोल। और ये एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, मतलब कि ये कॉस्ट ड्राइवर एस्टिमेशन को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और इसका भी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देख लेना आप, A इंटू किलो लाइन्स ऑफ कोड रेज टू द पावर V इंटू EAF। ओके, यहाँ पे A और B आपके कांस्टेंट हैं और EAF आपका एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है। फिर है आपका डिटेल्ड कोकोमो, ये आपका मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मतलब कि ये डिटेल्ड होता है पूरा। ठीक है, मतलब कि इसमें ज़्यादा डिटेलिंग होती है और दैट डिवाइड्स अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स। इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स में हम प्रोजेक्ट को ब्रेक कर देते हैं और ये अकाउंट करता है फॉर इंटरेक्शन बिटवीन कॉस्ट ड्राइवर्स एंड प्रोजेक्ट फेसेस। मतलब कि उससे आपका देखो, पहला आपने बेसिक लिख दिया, फिर आपने एडवांस इंटरमीडिएट लिख दिया, फिर आपको डिटेल लिखना है। तो डिटेल में आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। ठीक है, बनाने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। आप बीटेक कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको बना के लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो डिटेल्ड में आप लिख दोगे कि ये डिटेल्ड होता है पूरा, जो सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लाइक देखो, ये देखो, इसमें एफर्ट एंड ड्यूरेशन फॉर ईच कंपोनेंट, पहले इसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल से उसका कॉस्ट और डेवलपमेंट टाइम निकाल के जो आया उसको सम कर दिया। ठीक है, तो पीछे वाले का यूज़ करके ये कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है और ये मॉडल को डिवाइड कर देगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मल्टीपल कंपोनेंट्स में। फिर और मल्टीपल कंपोनेंट्स को इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल से ब्रेक करके उनके टाइम निकाल के फिर उनको सम कर देगा। तो ये कंसाइडर करता है सॉफ्टवेयर का रीयूज़, हार्डवेयर कॉन्स्ट्रेंट्स एंड पर्सनल टीम एट्रीब्यूट्स इन एस्टिमेशन। ओके, अब हमारा आता है कि आपका पर्सन मंथ क्या है। ठीक है, तो पर्सन मंथ आपका क्या है, ये है आपका रिफर्स करता है टू द अमाउंट ऑफ वर्क वन पर्सन कैन डू इन 1 मंथ। मतलब ये इस टाइप से है कि एक पर्सन 1 महीने में कितना काम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मेजरमेंट है। लाइक अगर एक पर्सन इफ़ ए टास्क टेक 3 पर्सन मंथ। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन अगर एक काम को 3 महीने में कर रहा है तो 3 पर्सन उस काम को 1 महीने में कर देंगे। सिंपल सी तो बात है। तो पर्सन मंथ वही होता है। तो कोकोमो मॉडल पूरा समझ आ गया ना। पहले इसके 3 क्लासेस होती हैं आपकी, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। उसको आप वैसे ही लिख दोगे लाइन बाय लाइन की। पहले जो होता है नॉर्मल लाइन ऑफ कोड से, मतलब कि पहला जो होता है आपका छोटा से स्मॉल स्केल पे होता है, दूसरा थोड़ा बड़े पे होता है, एम्बेडेड आपका और ज़्यादा बड़े पे होता है और स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं। वाइल टाइप्स ऑफ कोकोमो में बेसिक जो सिर्फ लाइन ऑफ कोड से भी कर देता है, इंटरमीडिएट थोड़ा और उससे एडवांस, और डिटेल्ड और एडवांस जो इंटरमीडिएट कोकोमो का भी यूज़ भी करता है। ठीक है, फिर है आपका नीड ऑफ मेंटेनेंस की। हमें क्या ज़रूरत पड़ी मेंटेनेंस की। तो देखो, अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर है आपका,
तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बनने के बाद भी लगातार बदलती रहती है ना। ऐसा नहीं है कि अपने कोई हार्डवेयर है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो आपने बना के छोड़ दी और ख़त्म, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है आपका लगातार बदलती रहती है। जब एक सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि तब भी उसकी निगरानी और इम्प्रूवमेंट का काम शुरू होता रहता है। ठीक है, लाइक क्यों ज़रूरत होती है हमें? एरर करेक्शन के लिए। टेस्टिंग के बाद भी रियल यूज़र जब सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो अब न्यू बग्स मिलते हैं, है ना। अडेप्शन टू इन्वायरमेंट, नई नई चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इन्वायरमेंट में नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, हार्डवेयर अपग्रेड्स आते रहते हैं, तो उनके लिए। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है आपने पहली बार जैसा लॉन्च किया आपको वही परफॉर्मेंस रखना है। जैसे जैसे एरा बढ़ती जाती है तो नई नई चीज़ें आती रहती है, तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करनी ज़्यादा ज़रूरी है। मेमोरी एफिशिएंट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, यूज़र फ्रेंडली बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर फीचर एनहेंसमेंट, नए नए फीचर्स डालते रहना। अब लाइक अगर आप देखो इंस्टाग्राम का अगर पहला ही वर्जन आता और उसी को वहीं से ही छोड़ देते तो ऐसा इतना वो पब्लिक नहीं आ पाती, पर उन्होंने नए नए फीचर्स ऐड करे, है ना। तो फीचर एनहेंसमेंट के लिए भी मेंटेनेंस ज़रूरी है। सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए नए नए थ्रेड्स आते रहते हैं, है ना, जिनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने ज़रूरी हैं। फिर रेगुलेटरी कंप्लाइंस, तो उसमें क्या है, नए नए कानून या रूल्स के हिसाब से अपडेट करना। फिर आता है आपका कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, तो मतलब कि कैसे कैसे आप कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कर सकते हो। पहले आपका करेक्टिव। करेक्टिव क्या होता है? ये बग्स और एरर्स को फिक्स करता है जो सॉफ्टवेयर के रिलीज़ होने के बाद मिलते हैं। ठीक है, देखिए उनको जैसे सॉफ्टवेयर रिलीज़ हो गया आपको तो उनको मैनेज करता है, उनको करेक्ट करता है। तो ये एंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर जैसे लॉन्च हुआ था वैसे ही बना रहे, है ना, सॉफ्टवेयर को वैसे ही चलना जैसे डिज़ाइन किया गया था। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक इनपुट देने पर सॉफ्टवेयर क्रैश होना, बिलिंग सिस्टम में रॉन्ग कैलकुलेशन आना, ये सब। अडेप्टिव क्या होता है कि वो कंपेटेबल हो न्यू और चेंजिंग इन्वायरमेंट से, मतलब कि ये सॉफ्टवेयर को नए इन्वायरमेंट के साथ कंपेटेबल बनाता है। ठीक है, लाइक सॉफ्टवेयर नए हार्डवेयर ओएस ये टूल्स के साथ भी साथ चले, ठीक है, नई नई चीज़ों के साथ भी वो अडेप्टेबल रहे। तो इसमें लाइक अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टू रन ऑन अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, लाइक डेटाबेस वर्जन अपडेट होने के बाद चेंजेस करना, ये सब। और फिर आता है आपका परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है आपका कि यूज़र के फीडबैक के बेस पर नए नए फीचर ऐड करना, है ना, या पुराने फीचर्स को और बेटर बनाना, मतलब परफेक्ट करना एक तरीके से, जो नई नई मतलब जिससे और ऑडियंस आए, है ना, फंक्शनैलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करे। लाइक फॉर एग्जांपल नए रिपोर्ट जनरेट करने के फीचर ऐड करना, सर्च को फास्ट बनाना, ये सब। प्रिवेंटिव होता है कि फ्यूचर प्रॉब्लम, लाइक फ्यूचर में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो उसको प्रिवेंट करना, है ना, जिससे सॉफ्टवेयर आपका और ज़्यादा रिलायबल और मेंटेनेबल बने। ठीक है, एग्जांपल लाइक पूरे कोड को रिफैक्टर करना, अच्छे से लिखना। फिर ओल्ड लाइब्रेरीज़ को नए स्टेबल वर्जन से रिप्लेस करना ताकि कोई फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो ठीक है, ये आपके 3-4 कैटेगरीज थी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की। कौन सी? करेक्टिव, ठीक है, करेक्टिव मतलब कि जैसा है वैसे बनाए रहे, उसको ठीक करते रहना। अडेप्टिव, नई नई चीज़ों के साथ अडेप्ट होता रहे। परफेक्टिव, उसको और अच्छा बनाना। और प्रिवेंटिव, फ्यूचर में कोई दिक्कत ना है उसके लिए। ठीक है, फिर आपका आता है अगला, आपको बताना है रिस्क मैनेजमेंट इन डिटेल्स। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इन डिटेल्स देख लेते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है आपका कि लाइक रिस्क होता क्या है, पॉसिबल लाइक कैसे रिस्क होता है आपका, लाइक रिस्क का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को नेगेटिवली अफेक्ट करे, है ना। लाइक ये एक ऐसी अनसर्टेन इवेंट है या कंडीशन है जो अफेक्ट करे सॉफ्टवेयर को, लाइक आगे जाके कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो अफेक्ट कर दे। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलो तो देखो, ऐसा कुछ भी जो प्रोजेक्ट फेल होने का चांस बढ़ा दे, है ना, उसका रिस्क हो, वही तो होता है रिस्क। यही तो होता है, लाइक आपने पैसे लगा दिए कहीं शेयर मार्केट वगैरह में, तो आपका पैसे डूबने का रिस्क है, तो वही रिस्क होता है आपका सॉफ्टवेयर में। तो उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी चीज़ें करी जाती हैं, लाइक रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और फिर प्रायोरिटी करते हैं कि कौन सी रिस्क पहले हैंडल होनी चाहिए, ठीक है, और उनके लिए मिटिगेशन प्लान्स बनाते हैं, कंट्रोल प्लान्स, एलिमिनेट प्लान्स, जिससे रिड्यूस हो सके और सिस्टम के फेलियर की चांस कम हो सके और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सके, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो सके।
तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करते हो आप इसको मैनेज करने के लिए। लाइक पहला है आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन। लाइक सभी पॉसिबल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका आइडेंटिफाई कर लिया आपने, लाइक जैसे रिक्वायरमेंट बार बार बदलना, ठीक है, इंटीग्रेशन फेलियर होना, ये सब, या सॉफ्टवेयर कंपेटेबल इशू वगैरह। फिर आपने आइडेंटिफाई कर ली, फिर करना है आपको रिस्क का एनालिसिस, मतलब कि हर रिस्क का प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट चेक करना है। इससे पता चलता है कि कौन सा रिस्क डेंजरस है, ठीक है। फिर जो रिस्क आएंगे आप उनका एनालिसिस करोगे, फिर उनको प्रायोरिटाइज करोगे, लाइक जो है उनको रैंक करोगे उन एक कॉम्बिनेशन ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, मतलब कि कौन सी रिस्क ज़्यादा आ सकती है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है और हाई इम्पैक्ट करने वाली रिस्क को पहले हैंडल किया जाता है। लाइक सबसे डेंजरस रिस्क को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर है रिस्क प्लानिंग। तो रिस्क प्लानिंग में क्या होता है, इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। लाइक एक होता है आपका अवॉइड, इसमें क्या करते हैं आप रिस्क के कॉज को ही हटा देते हैं, ठीक है, जिससे रिस्क आने वाला है। एक होता है आपका रिड्यूस। रिड्यूस क्या होता है, रिस्क के चांसेस है इम्पैक्ट को कम कर देना, ठीक है। ट्रांसफ़र क्या होता है, रिस्क का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देना, ठीक है। और आपका लाइक इंश्योरेंस वगैरह, है ना। और एक्सेप्ट क्या होता है आपका रिस्क होने की तैयारी रखना, मतलब कि उसे आपको पता है रिस्क आने वाली है तो आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो रिस्क को कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाता है। कभी कभी नए रिस्क आते हैं या पुराने रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनके लिए तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। तो ये आपके कुछ रिस्क मैनेजमेंट थे, स्टेप्स थे कि पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर प्रायोरिटाइज करोगे, फिर प्लानिंग करोगे उसको अवॉइड करने के, फिर मॉनिटर करते रहोगे। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होती है आपके, एक होती है प्रोजेक्ट रिस्क और एक होती है टेक्निकल रिस्क। तो प्रोजेक्ट रिस्क क्या होती है, ये रिस्क प्रोजेक्ट के प्लानिंग, बजट और रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। वाइल टेक्निकल रिस्क क्या होती है, ये टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चरल टूल, इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो प्रोजेक्ट रिस्क क्या होती है, वही आपकी प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बजटिंग से, और ये आपकी टेक्निकल रिस्क रिलेटेड होती है टेक्नोलॉजी से, टूल से, आर्किटेक्चर से। ये मैनेजरियल होती है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होती है ना। ये आपका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है। भाई ये जो है आपकी ये इन एक्सपीरियंस टीम है ना, लाइक इन एक्सपीरियंस टीम। और ये ऐसे लाइक कोई नया एल्गोरिथम है वो फेल हो गया, ये तो ऐसा होता है कम्युनिकेशन गैप वगैरह की वजह से हो जाती है। प्रोजेक्टर से जब आपस में अच्छे से बात नहीं कर पाती है टीम वगैरह, भाई ये तो आपका कोड के फेलियर की वजह से होती है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपका, इम्पैक्ट होता है कि डिले हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, क्लाइंट्स का डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। भाई इसमें आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, लो परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी इशू वगैरह आ जाएंगे। तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए इसके अंदर, हमें प्रोजेक्ट रिस्क में हमें फोकस करना चाहिए टाइम में और टीम और बजट का प्रॉपर यूज़, ठीक है। आपस में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। भाई टेक्निकल में आपका सॉफ्टवेयर का टेक्निकली सही और फीजेबल होना, और मेथड्स क्या हैं इनके, इसमें प्लानिंग इम्प्रूव करना, राइट टीम असाइन करना, और इसमें प्रोटोटाइप और मैच्योर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है। अब आती है आपकी बारी रिवर्स इंजीनियरिंग पे। तो देखो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है। रिवर्स इंजीनियरिंग से आप क्या समझ रहे हो, इंजीनियरिंग को रिवर्स करना, है ना। तो एक तरीके से क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले से बनाए गए सॉफ्टवेयर को समझा जाता है, उसके बेसिक मेथड्स, डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट्स को वापस से डिस्कवर किया जाता है। लाइक इसको बोलते हैं बैक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख रहा है कि इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मेथड्स। तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। मतलब देखो इस ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो, अब देखो ये एक काम तो सबने बचपन में ज़रूर किया होगा कि आपके पास कोई खिलौना है, ठीक है, लाइक वो भी होता है ना चूहे वाला होता है, उसका पीछे से धागा खींचो वो आगे भागता है ना। तो उत्सुकता होती है कि ये कैसे चल रहा है, तो आप उसको तोड़ वोड़ के देख लेते हो कि क्या क्या है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग वही है, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है और आपको नहीं पता ये कैसे बना हुआ है, तो आप उसके कंपोनेंट्स को चेक करोगे, उसको देखोगे कि वो कैसे है, उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, तो वो होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस जो पहले से बनाए गए सॉफ्टवेयर को समझा जाता है। तो क्या हुआ पर्पस क्या इसका, अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम और रिकवर, मतलब अब जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है तो आप उसको समझ लोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाएगी, और आप उस सॉफ्टवेयर को एनालाइज करके रीयूज़ भी कर सकते हो और डिटेक्ट कर सकते हो, करेक्ट सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटीज़ भी चेक कर सकते हो। लाइक
देखो एक एग्जांपल देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन वी डू इन रिवर्स इंजीनियरिंग इन डेट वी फर्स्ट एनालाइज द ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर सोर्स कोड आफ्टर डेट रिक्रिएटिंग इट सो वी कैन फाइंड आउट द ओरिजिनल कोड विद सेम इम्प्रूवमेंट। मतलब ये लिख रहा है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, पहले से जो बड़ा बना हुआ सॉफ्टवेयर, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि पहले आगे शायद एग्जाम्पल है, हाँ ये रहा ना एग्जाम्पल, तो इसमें ये वाला आप इससे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। लाइक ये देखो एक मेजर बैंक है ना, एक मेजर बैंक का कोर बैंकिंग का सिस्टम है जो पुरानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोबोल में लिखा हुआ है, ठीक है, लाइक 1990s का बना हुआ है, ठीक है। टाइम के साथ ओरिजिनल डेवलपर्स चले गए, ठीक है, टाइम के साथ ओरिजिनल डेवलपर्स चले गए और डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं रही। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम अब ये है कि बैंक का मॉडर्न वेब बेस्ड पे शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन अब क्या है कि पुराने डेवलपर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे समझेंगे। तो नई डेवलपमेंट टीम ने रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ की, पुराने कोबोल कोड का एनालाइज किया, समझने की सिस्टम कैसे ख़त्म, मतलब समझने का कोशिश की कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, फंक्शनलिटी, वर्क फ्लो, डेटा फ्लो, ठीक है, ये सब समझने की कोशिश करी। फिर उन्होंने उसमें से क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया, फ्लो चार्ट एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट किए, बिजनेस रूल्स एक्सट्रैक्ट किए, तो ये सब पुराने कोड से निकाला बिना उस कोड को बदले। फिर क्या किया, जो समझ आया उसके बाद सिस्टम को मॉडर्न लैंग्वेज में रीबिल्ड कर दिया। तो यही लिख रहा है नोट में कि पहले उससे एनालाइज करी चीज़ें और फिर उसको नए कोड में बदल दी इम्प्रूवमेंट के साथ। तो सेम फंक्शनलिटी रही पर बेटर यूज़र इंटरफेस हो गया, बेटर सिक्योरिटी हो गई और कोई डिसरप्शन नहीं आया बैंकिंग ऑपरेशन में। तो रिवर्स इंजीनियरिंग ने किस में हेल्प किया, ओल्ड कोड को समझने में, सिस्टम को मॉडर्न बनाने में, बिना बिजनेस को अफेक्ट किए। ओके, अब समझते हैं आपका SDLC। SDLC क्या है, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कौन कौन से फेजेस से वो गुजरता है, तो वो हम समझते हैं। ये आपको आता भी होगा क्योंकि आप बीटेक के स्टूडेंट हो, सॉफ्टवेयर तो बनाए होंगे, छोटे मोटे कोड तो बनाए होंगे, कैलकुलेटर तो बनाया ही होगा, है ना। तो समझते हैं क्या होता है ये। तो पहली चीज़ होती है हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है कि इसमें आप पूछते हो कि जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है उसको क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहले देखो यहाँ से ये देख लेते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर आपका डिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, फिर कोडिंग करोगे, फिर टेस्टिंग करोगे, डेवलपमेंट करोगे, मेंटेनेंस करोगे। अब नीचे समझते हैं, देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आप सारी चीज़ें एनालाइज करोगे कि जो सामने वाला बंदा है उसे क्या चाहिए। आप उससे पूछोगे भाई तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या बनवाना है, ठीक है, कैसा चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, फीजेबल है या पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, ये सब आप पूछोगे, सारी चीज़ें उससे गैदर कर लोगे। फिर है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये होता है आपका सारी रिक्वायरमेंट्स लेना, स्पेसिफिकेशन लेना, ठीक है। ये आपका SRS से भी होता है क्योंकि SRS में सारी चीज़ें लिखी होती हैं आपके सॉफ्टवेयर के बारे में कि वो कैसा है, उसे कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी, ये सब। तो मतलब फिर आप रिक्वायरमेंट देखोगे, लाइक आपको अगर कोई वो बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो आपने पहले पूछा उससे, फिर आपने रिक्वायरमेंट देखी, सारी स्पेसिफिकेशन ली कि आपको एक टूल चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, कोडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, कौन सी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, तो ये सब रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करी। फिर आपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया आपने। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, इंटरफेस बनाया, मॉडलिंग की, प्रोटोटाइपिंग की, फिर एनालिसिस की। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करोगे कि उसको एक एग्जीक्यूटेबल कोड को डिफाइन कर दोगे, फिर उसमें उसकी कोडिंग करोगे, मतलब पूरी इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में तो आपने बेसिक डिज़ाइन बनाई, ठीक है, लाइक आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो पहले फिग्मा पर उसकी डिज़ाइन बनाते हो, उसमें डिज़ाइन बनाई। फिर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में फिर उसकी टेस्टिंग की कि जो आपने बनाया है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। फिर एंड में उसको डिप्लॉय कर दिया, मतलब उसको डिप्लॉय कर दिया। फिर डिप्लॉय करने के बाद वही चीज़ है कि सॉफ्टवेयर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बना के छोड़ दिया जाए, फिर उसको आप मेंटेन भी करते रहोगे, ठीक है। तो ये आपको सारी साइकिल समझ आ गई। पहले रिक्वायरमेंट लोगे, फिर उसको डिफाइन करोगे, स्पेसिफिकेशन कलेक्ट करोगे, फिर उसको डिज़ाइन करोगे, फिर उसकी कोडिंग करोगे, फिर टेस्टिंग, डेप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ठीक है। अब समझते हैं हम शॉर्ट नोट ऑफ देख लेते हैं हम म्यूटेशन टेस्टिंग पे, अल्फा बीटा और रिग्रेशन टेस्टिंग पे। तो देखो म्यूटेशन टेस्टिंग क्या होता है, ये एक टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें हम टेस्ट केस की इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, ठीक है। ये एक टाइप की वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, लेकिन इसमें हम जानबूझकर छोटी छोटी गलतियां करते हैं, प्रोग्राम में कोड में डालने देते हैं और फिर देखते हैं कि टेस्ट केस उन गलतियों को पकड़ पाते हैं नहीं,
मतलब कि हम जानबूझ के, मतलब एक तरीके से टेस्टिंग है ना, तो हमारा प्रोग्राम बनने के बाद हम जानबूझ के उसमें चीज़ें चेंज कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा उसको। लाइक वर्किंग देखें इसकी, तो वर्किंग क्या है, म्यूटेंट वर्जन ऑफ कोड बनाए जाते हैं, ठीक है, म्यूटेंट वर्जन ऑफ कोड बनाए जाते हैं ओरिजिनल कोड में थोड़ी चेंजेस करके, ठीक है। फिर टेस्ट केस के ग्रुप बनाए जाते हैं उस म्यूटेटेड कोड पर रन करने के लिए। अगर टेस्ट केस फेल हो जाता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि म्यूटेंट इज किल्ड, ठीक है। और अगर टेस्ट केस पास हो जाता है तो हम बोलते हैं म्यूटेंट सर्वाइव्ड। इसका मतलब है कि टेस्ट केस वीक है। अगर देखो, अगर टेस्ट उसने चाहे मतलब एरर दे दिया तो इसका मतलब है कि हाँ सही है, उसने पकड़ ली गलती, लेकिन अगर नहीं पकड़ पा रहा, ठीक है, तो वो वीक है टेस्ट केस। तो यही होती है आपकी म्यूटेंट टेस्टिंग। अब आपकी आती है अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग इंटरनल टेस्टिंग होती है, ठीक है, डेवलपर्स के साइड पे ही होती है, मतलब कि डेवलपर्स ही करते हैं। मतलब किसी प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को मार्केट में लाने से पहले डेवलपर खुद ही टेस्टिंग करते हैं, तो ये डेवलपर एंड पे ही होती है, ठीक है, जो इंटरनल वर्क्स को फाइंड करने के लिए। अब बीटा टेस्टिंग क्या होती है आपकी, बीटा टेस्टिंग होती है आपकी, वो होती है एक्चुअल यूज़र से, ठीक है। लाइक आपका कोई सॉफ्टवेयर है तो किसी किसी के, लाइक व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप पता है डिप्लॉय होने के बाद किसी के पास बीटा व्हाट्सअप है, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो रियल लोग है ना, जो उसको टेस्ट करते हैं। अल्फ़ा भी टेस्टिंग तो ये होगी कि मैंने बनाया, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो मैंने ही आपस में टेस्टिंग कर ली। बीटा टेस्टिंग क्या होगी, मैंने बना के डाल दिया, कुछ लोग मैंने अननोन लोग को लिया और बोला कि इसको टेस्ट करके देखो, तो वो होती है आपकी बीटा टेस्टिंग। तो वो एक्चुअल यूज़र्स के द्वारा होती है। और क्या होता है, सॉफ्टवेयर का एक प्री रिलीज वर्जन दिया जाता है, लाइक बीटा वर्जन, जो पब्लिक यूज़ करती है, फिर उनके फीडबैक्स के बेसिस पे फाइनल इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। बीटा टेस्टिंग भी आगे समझ आपको। फिर आपके आते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक होती है जिसका मेन पर्पस होता है ये चेक करना कि रिसेंट चेंजेस जैसे बग फिक्स, नए फीचर्स या अपडेट ने पुरानी फंक्शनलिटीज़ को ख़राब तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है मेन, कि ये कंफर्म करता है कि एप्लीकेशन के अनचेंज्ड पार्ट, जो कोड तुमने टच नहीं किया, अभी भी सही काम कर रहे नहीं कर रहे उस चेंजेस के बाद, ठीक है। तो इसका एक पर्पस और ये है कि न्यू वर्क्स एक्सिस्टिंग कोड में दोबारा ना आ जाएं, ये सब चेक करना, ओके। अब चलते हैं हम अपनी अगली टेस्टिंग पे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है आपकी, इट इज़ अ लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर कॉम्बाइंड एंड टेस्टेड एज अ ग्रुप। देखो ये क्या होती है, ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, ठीक है, को कॉम्बाइन करके टेस्ट किया जाता है ताकि एक चेक किया जा सके कि वो मॉड्यूल्स मिलकर सही काम कर रहे नहीं कर रहे। मतलब कि बहुत सारे मॉड्यूल्स को कॉम्बाइन करके फिर टेस्ट करते हैं कि वो आपस में सही काम नहीं कर रहे, क्योंकि लाइक जब अलग अलग सॉफ्टवेयर पार्ट्स मिलकर काम करते हैं ना, तो उनके बीच की इंटरैक्शन को टेस्ट करना इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो एक शॉपिंग ऐप है जिसमें लॉगिन मॉड्यूल है, ऑर्डर मॉड्यूल है, पेमेंट मॉड्यूल है, अलग अलग मॉड्यूल हैं। तो ये तीनों अलग अलग मॉड्यूल हैं और सही से काम कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि लॉगिन करने के बाद क्या ऑर्डर मॉड्यूल सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, ऑर्डर करने के बाद पेमेंट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यही होती है आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसका पर्पस क्या होता है कि व्हेन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इट इज़ टिपिकली ब्रोकन, मतलब वो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डाटा ट्रांसफ़र सही है या नहीं है, सिस्टम के पार्ट एक दूसरे के साथ सही से इंटरेक्ट कर रहे नहीं कर रहे, और आपका इंटीग्रेशन बग्स को पकड़ना, ठीक है, जो जब आते हैं जब मॉड्यूल मिलकर काम करते हैं। तो ये कुछ आपके पर्पस हैं इसके, ठीक है, कि ब्रेक करना और ईच की वो इंडिपेंडेंटली सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, इंटरफेस मिसमैच, ये सब आपका वो है। अप्रोचेस क्या हैं इसके, अप्रोचेस है आपका एक है ये बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, इसके अप्रोचेस हैं आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है आपका कि ऑल मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड साइमल्टेनियसली आफ्टर यूनिट टेस्टिंग एंड वंस द एंटायर सिस्टम इज बिल्ट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एज अ होल, मतलब कि सभी मॉड्यूल्स एक साथ जोड़कर टेस्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी में, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये तो सिंपल है कि सारे मॉड्यूल्स एक साथ जोड़ के टेस्ट करना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि हमें कोई इंक्रीमेंटल टेस्टिंग नहीं होती इसमें, ऑल मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड एंड देन इंटीग्रेटेड एट वंस, तो कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है।
सिंपल होता है इम्प्लीमेंट करना, सूटेबल होता है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कि डिफ़िकल्ट है इसको आइसोलेट करना, डीबग करना इशू, क्योंकि लाइक देखो तुमने सारे जोड़े और तुमने उसको टेस्ट कर लिया, लेकिन कुछ एरर आ गया तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कौन से मॉड्यूल की वजह से आया है। बहुत सारे मॉड्यूल तुमने लिए, जोड़े और करा चेक, लेकिन आपको एरर आया तो पता नहीं लगेगा ना, तो इसलिए इसकी ये डिसएडवांटेजेस है। इफ़ इंटीग्रेशन फेल्स टेस्टिंग मस्ट बी डिप्लॉयड अंटिल ऑल बग्स आर रिसॉल्व। ठीक है, इसमें आप इसको और अच्छे से अगर आपको पढ़ना है तो आप नोट से पढ़ लेना, मैं आपको ओवरव्यू अच्छे से समझा दे रही हूँ, है ना। नोट्स आप वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से ले सकते हो। अब देखो फिर है आपका टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है आपकी, इस अप्रोच में टेस्टिंग टॉप लेवल मॉड्यूल से शुरू होती है और फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे के मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, जो मॉड्यूल्स अभी तक डेवलप नहीं हुए होते हैं उन्हें स्टब्स से रिप्लेस कर देते हैं। लाइक स्टब्स क्या होते हैं आपके, टेम्परेरी डमी मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये अप्रोच स्टार्ट होता है टॉप लेवल से और इंटीग्रेट मॉड्यूल डाउनवर्ड्स, तो ऊपर से नीचे तक चलते हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, एक लॉजिकल फ्लो कंट्रोल बना रहता है तो इजीली टेस्ट किया जा सकता है। हाई लेवल मॉड्यूल्स के बीच के इंटरफेस इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, और ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि टॉप से स्टार्ट करते हैं। अब आपके डिसएडवांटेजेस क्या होगा, स्टब्स बनाने पड़ते हैं। लाइक जहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ना कि मॉड्यूल्स डेटा नोट या डेवलप्ड, वो स्टब्स से रिप्लेस होते हैं टेम्परेरी डमी मॉड्यूल से, तो वो बनाने पड़ते हैं मॉड्यूल। और लो लेवल मॉड्यूल्स लेट टेस्ट होते हैं, जो नीचे वाले हैं वो लेट टेस्ट हो रहे हैं, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। और फाउंडेशन एरर्स लेट डिटेक्ट होते हैं क्योंकि वो तो फाउंडेशन लेयर है ना आपका, बेस वाली लो लेवल। तो ये आपका टॉप डाउन में हो गया। बॉटम अप से क्या समझ रहे हो आप, नीचे से चालू होने वाला। तो ये अप्रोच आपका लोएस्ट लेवल मॉड्यूल से स्टार्ट होएगी और फिर धीरे धीरे हाई लेवल मॉड्यूल के साथ जाके इंटीग्रेट किया जाएगा। जो हाई लेवल मॉड्यूल्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं उन्हें ड्राइवर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जो लो लेवल होते हैं उन्हें स्टब से और जो हाई लेवल होते हैं उन्हें ड्राइवर से। इसकी एडवांटेजेस क्या है, फाउंडेशन कंपोनेंट है ना, जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी वो टेस्ट हो जाते हैं जल्दी। एफिशिएंट है आपका टेस्टिंग यूटिलिटी फंक्शन के लिए, डेटाबेस एसएल मॉड्यूल्स के लिए और बिजनेस लॉजिक लेयर के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी इसकी, हाई लेवल एप्लीकेशन लॉजिक वो लेट टेस्ट होता है, वही चीज़ उसका उल्टा। ठीक है, और आपका बेटिंग ड्राइवर्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ड्राइवर्स कोड लिखने पड़ेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइटिंग ड्राइवर्स। द कंप्लीट सिस्टम फंक्शनलिटी इजेंट विजिबल अंटिल द फाइनल स्टेज, तो हमें फाइनल स्टेज तक जब नहीं पहुंच जाते तो हमें पूरी फंक्शनलिटी दिखती नहीं है क्योंकि वो बेस से चालू हो रही है। ठीक है, अब आता है आपका हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये क्या होती है आपकी, ये अप्रोच टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों को कंबाइन करती है। ठीक है, तो टेस्टिंग आपकी साइमल्टेनियसली चलती रहती है, टॉप से और बॉटम से शुरू होती है और दोनों मिडिल मॉड्यूल तक कवरेज करती हैं। ठीक है, दोनों की कॉम्बिनेशन है आपकी हाइब्रिड। एडवांटेजेस क्या है, फास्टर टेस्टिंग पॉसिबल है और पैरेलल डेवलपमेंट भी सपोर्ट करता है। मिडिल लेवल मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सकते हैं, है ना। मिडिल लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड एज सून एज बोथ देयर अपर एंड लोअर, मतलब कि वो ऊपर और लोअर के मॉड्यूल्स रेडी हो जाएं तो मिडिल लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। और टॉप और बॉटम डाउन के दोनों के एडवांटेजेस के कॉम्बिनेशन मिलता है, मतलब उन दोनों के जो भी एडवांटेजेस हैं उनका कॉम्बिनेशन ये हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसकी, अब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, और इसको केयरफुल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब आपका आता है कि ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस। तो देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग और वाइट बॉक्स। तो आपकी जो वाइट बॉक्स होती है ना वो आपकी होती है स्ट्रक्चरल, वाइल ब्लैक बॉक्स होती है आपकी फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल में क्या होगा, अंदर कोड के अंदर घुस के टेस्टिंग करेंगे, और ब्लैक बॉक्स फंक्शनल होती है तो आपका बाहर से। तो देखो टेस्ट द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल बिहेवियर विदाउट नोइंग द इंटरनल, तो इसे इंटरनल कोड से मतलब ही नहीं भाई, तो अंदर जो लिख रहा है लिख ले, मैं तो बाहर से टेस्ट करूँगा। ठीक है, अब फिर आपका है वाइट बॉक्स में क्या होगा, ये इंटरनल लॉजिक को चेक करेगा। ठीक है, और जो आपका ब्लैक बॉक्स है परफॉर्म विदाउट एक्सेस टू द सोर्स कोड, तो वही सेम चीज़ है कि आपका सोर्स कोड से एक्सेस नहीं करेगा। लाइक ये करेगा, पहले डेफिनेशन लिख दी, फिर डेफिनेशन में से एक पॉइंट बना के लिख दिया कि सोर्स कोड को ये एक्सेस नहीं करेगा, ये करेगा। फिर ये फंक्शनलिटीज़ पे करेगा, ये स्ट्रक्चर पे करेगा। फिर टेस्ट केस आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, और टेस्ट केस आर डिराइव्ड मतलब कि ये वही डेफिनेशन को ही बना के लिखना है आपको। ये स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट से बनाते हैं टेस्ट केस, इसमें इंटरनल कोड से बनाते हैं।
ठीक है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और इसमें इसको ये होता है परफॉर्म बाय टेस्टर्स और ये डेवलपर्स। ठीक है, आप इस डिफरेंस को और अच्छे से पढ़ सकते हो। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, वाइट बॉक्स आपकी स्ट्रक्चरल है और ब्लैक बॉक्स आपकी फंक्शनल है, उसी से आपके सारे पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ये पढ़ना है, बाकी आप नोट्स ले सकते हो वेबसाइट विजिट करके। अब आपका आता है SRS। तो SRS क्या होता है? तो देखो, SRS आपका होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट, लाइक आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो तो आपको आप किसी दूसरे को कैसे समझाओगे? तो SRS एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सामने वाला इंसान आपका पूरा प्रोजेक्ट समझ सकता है आपके एक SRS देखने से। उसकी क्या नीड है? तो देखो, क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन हो, एक्ट एज अ कम्युनिकेशन रेफरेंस पॉइंट फॉर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि जो भी एवरीवन अंडरस्टैंड्स द रिक्वायरमेंट द सेम वे। ठीक है, और प्रिवेंट करें मिसकम्युनिकेशन, लाइक किसी कभी कभी समझ नहीं आता, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, तो वो तुम्हारी बीच में से तुम्हारा वो रिड्यूस करे। ठीक है, एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपमेंट। तो मतलब एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है कि इसे देख देख के आप चीज़ें डेवलप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, गाइड डेवलपर्स स्टेप बाय स्टेप और हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग टाइमिंग और एफर्ट रिसोर्सेज। फिर आपका बेसिस फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये ओलो करता है टेस्टर्स को वैलिडेट करना वेदर द फाइनल, मतलब ये टेस्टिंग जो आपके उसमें SRS में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो टेस्टर वैलिडेट कर सकते हैं कि आपके फाइनल सॉफ्टवेयर जो है वो जो आपकी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट थी उससे मैच कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्वालिटी इसे एज्योर करने में हेल्प हो सकती है। फिर आपका रिड्यूस डेवलपमेंट रिस्क। तो जो मिसिंग फीचर हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिफोर कोडिंग स्टार्ट्स, उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप SRS से। तो सपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, मतलब प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट देता है, स्कोप, टाइमलाइन, बजट से जुड़े डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन टीम्स। तो क्लाइंट, डेवलपर्स, टेस्टर और मैनेजर्स के बीच का कम्युनिकेशन स्मूथ बनाता है। तो क्या क्या किया इसने? पहला कि आपका क्लियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करी स्टेक होल्डर्स के बीच में, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा उसको बनाने के लिए। फिर बेसिस फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेस्टर्स को हेल्प करने के लिए, चेक करने के लिए फाइनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना नहीं बना, उसमें हेल्प करी, क्वालिटी इंश्योर करने में, क्वालिटी। ठीक है, और डेवलपमेंट रिस्क को रिड्यूस किया, सपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो देखो, इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। की कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब कि एक अच्छे SRS में क्या क्या चीज़ होती है। पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोजेक्ट स्कोप, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर्स के बारे में ये सब होता है। फिर आपका आता है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? सिस्टम के हाई लेवल फंक्शंस के बारे में बताता है। एजम्पशन, कॉन्स्ट्रेंट्स और डिपेंडेंसीज भी इंक्लूड होती हैं इसमें। फिर आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स और फंक्शनलिटीज़। ठीक है, लाइक आपका सिस्टम यूज़र को मेल और पासवर्ड से लॉगिन करने देगा, ऐसे करके। ठीक है, नॉन फंक्शनल मतलब आपकी लाइक सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह, लाइक सिस्टम 10,000 कॉन्करेंट यूज़र्स को हैंडल कर सके, ये सब आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल इंटरफेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, API के साथ इंटरेक्शन डिस्क्राइब करना। ठीक है, सिस्टम मॉड्यूल्स मतलब डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, UML मॉडल डायग्राम्स यूज़ करके सिस्टम वर्क फ्लो को दिखाता है। फिर एजम्पशन एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो सिस्टम पे लगने वाले लिमिटेशन और प्री कंडीशंस को लिस्ट करना। तो ये सब आपकी वो थी कि आपको पहले इंट्रोडक्शन बताना, फिर ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, एक्सटर्नल इंटरफेस, ठीक है, सिस्टम मॉडल्स, एजम्पशन एंड कॉन्स्टेंट्स, ये सब आपको बताने हैं। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SRS। एक अच्छे SRS में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि वो पूरा करेक्ट होना चाहिए, कि लाइक SRS एक्यूरेटली स्टेक होल्डर्स के रिक्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करे, कोई भी गलती या मिसिंग या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़र ऑथेंटिकेशन फीचर सही से डॉक्यूमेंट हो, जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स और वैलिडेशन रूल्स। ठीक है, फिर कंप्लीटनेस, सारे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिटेल में कवर हों, हर इनपुट प्रोसेस और एक्सपेक्टेड आउटपुट स्पेसिफाई हो। अगर सिस्टम मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है तो वो एक्सप्लिसिटली मेंशन हो। ठीक है, फिर एम्बिग्यूटी क्या होती है? एम्बिग्यूटी, हर रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइन हो ताकि अलग अलग इंटरप्रेशन ना हो, प्रिसाइज टर्म यूज़ हो।
ठीक है। वैग्यू स्टेटमेंट्स ना हो, लाइक गलत क्या होगा कि सिस्टम फास्ट होना चाहिए, लेकिन उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको कि सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में 2 सेकंड में पेज लोड करे। फिर आपका कंसिस्टेंसी क्या होती है, एसआरएस में कॉन्ट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए कि एक जगह बोला गया है कि मोबाइल सपोर्ट करेगा, दूसरी जगह बोल रहे हैं कि सिर्फ डेस्कटॉप पे चलेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। फिर आपका आता है वेरीफाइबिलिटी एंड मॉडिफाइबिलिटी। तो मॉडिफाइबिलिटी क्या होता है आपका कि एसआरएस स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि चेंजेस इजीली किए जा सकें, पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा लिखना ना पड़े। ठीक है। वेरीफाइबिलिटी क्या होगी, हर रिक्वायरमेंट टेस्टेबल और मेजरेबल होनी चाहिए, डेवलपर्स और टेस्टर वेरीफाई कर सके कि रिक्वायरमेंट्स मीट हुई या नहीं हुई। ट्रेसिबिलिटी क्या होगी, हर रिक्वायरमेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सके ताकि डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग के दौरान ट्रैक की जा सके। फिजिबिलिटी की मतलब रिक्वायरमेंट रियलिस्टिक अचीवेबल हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि ऐसा ही है कि कुछ भी बोल दिया, तो वो फिजिबिलिटी की वो रियल में पॉसिबल है कि नहीं, है ना, कैसे पॉसिबल है, तो रियलिस्टिक और अचीवेबल हो प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स के अंदर, टाइम बजट टेक्नोलॉजी के। फिर रैंक फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, तो रिक्वायरमेंट्स को उनकी इम्पोर्टेंस और चेंज होने की पॉसिबिलिटी के हिसाब से प्रायोरिटाइज किया जाए। फिर डिज़ाइन इंडिपेंडेंस, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स के को बिना इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स स्पेसिफाई किए डिफाइन किया जाए। एग्जांपल, सिस्टम रिलेशनल डेटाबेस सपोर्ट करे, बोलो लाइक MySQL यूज़ करो नहीं। ठीक है, मतलब कि SRS शुड डिफाइन requirements without specifying implementation details, मतलब like instead of saying use SQL as the database, ऐसे बोलना है आपको कि the system should support a relational database। ठीक है, तो ये सब आपकी चीज़ें हो गई एक गुड SRS की, कंप्लीट, करेक्ट, अनएम्बिग्यूटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, मॉडिफाइबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, ट्रेसिबिलिटी, ये सब आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको इनका समझ लिया आपने, अब बस आप हेडिंग लिख दो और बस। फिर आपका आता है कि रिक्वायरमेंट LS साइटेशन क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो देखो, रिक्वायरमेंट LS साइटेशन मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट LS साइटेशन मतलब होता है पता करना, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एनालिजिंग। तो मतलब कि इसमें आप पूछते हो, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, जो आपसे कुछ बनवाना चाह रहा है तो सब सारी चीज़ें गैदर करोगे कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, कैसे उसे सारी चीज़ें, मतलब कि क्या क्या चाहिए। ठीक है, अभी और समझते हैं, इसको अच्छे समझ आ जाएगा। देखो, ये ज़रूरी क्यों है, जिससे जो यूज़र चाह रहा है वही उसको मिले ना, तो फिर तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मिस इंटरप्रेशन हो जाएगी। तो ये हेल्प करेगा। फिर बाद में देखो, अगर आपने उससे क्लियर नहीं करा और आपने बना के दे दिया तो फिर आपसे दोबारा बनवाएगा, तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो कॉस्ट बचाने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन ये सब रिक्वायरमेंट्स बताएगा, आपका क्लाइंट कौन है ना, एंड यूज़र कौन है। फिर आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, पूछ के उनसे सारी डिटेल्स। ठीक है, फिर एनालाइज करोगे, कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जो मतलब जो ऐसी चीज़ वो बता दे कि जो फीजिबल ही ना हो, जो पॉसिबल ना हो, और वो बोल दे। ठीक है, हालांकि ऐसा ना बोल दे कि वो ऐसी कोई चीज़ बनवाना चाह रहा है कि मोबाइल से खाना निकल के आपके पास आ जाए, है ना। तो ऐसी चीज़ें फीजिबल है कि नहीं, वो सब चीज़ें। फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, लाइक आपको जो भी ये सारी चीज़ें हैं उसको एक SRS में लिख देना है, और फिर उसको वैलिडेट करवा देना है। SRS में लिख दो, अगर वो जब चेक कर लेगा तो वैलिडेट कर ही देगा, और फिर इसका मतलब कंप्लीट गारंटी है कि हाँ ठीक है यही चाहिए उसको, फिर आप बना लो, तो वो उसको एक्सेप्ट ही करेगा। अब देखो, टेक्निक्स क्या होती हैं इसकी। टेक्निक्स होती हैं इंटरव्यू से, लाइक 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो आप स्टेक होल्डर से कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्वेश्चन वेयर और सर्वे कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, डिफरेंट सर्वे कर सकते हो उससे पूछने के लिए। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होगा, एक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो आप। ठीक है, व्हेन न्यू और इनोवेटिव फीचर्स आर नीडेड, जब नए नए फीचर नीडेड होते हैं तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग से, मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा तो आपके पास नए नए आइडियाज़ आएंगे। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, एक वर्किंग मॉडल दे सकते हो उसको, और वो देख के उसे बता सकता है कि यही उसको चाहिए नहीं चाहिए। मतलब जब आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो, सामने वाला क्या चाह रहा है, तो आप उसको एक तरह से डिज़ाइन दे सकते हो कि भाई तेरे को यही चाहिए। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो मतलब जो उसे चाहिए उसके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हों तो उसको देखना। फिर ऑब्जर्वेशन, अगर कोई तुमसे कोई ऐसी चीज़ बनवा रहा है जो वो ऑलरेडी कर रहा है, तो आप उसके पास जो चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हुई आपकी, इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू आपके स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर होते हैं, लाइक अनस्ट्रक्चर जिसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चन हो, और अनस्ट्रक्चर लाइक ओपन माइंडेड। क्वेश्चन वेयर्स मतलब जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।
कि लाइक क्वेश्चंस कैसे पूछोगे, हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू लॉग इन टू द सिस्टम, तो ऐसे ऐसी चीज़ें पूछ सकते हो जिससे आप उससे डाटा निकलवा सको। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको पता ही है, प्रोटोटाइपिंग मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट एनालिसिस मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, आप उसको अंडरस्टैंड करो, लाइक एनालाइजिंग अ प्रीवियस प्रोजेक्ट SRS। ऑब्जर्वेशन लाइक वर्किंग यूजर्स इंटरेक्ट विद द करंट सिस्टम और प्रोसेस, ठीक है। तो लाइक ऑब्जर्विंग फैक्ट्री वर्कर्स यूजिंग एन इन्वेंट्री सिस्टम, ये सब। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया आपका। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होती हैं कि मतलब कि आपका रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो, अनएम्बिगुअस ना हो, मतलब आपको क्लियर ही ना हो कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट क्लियर होगी जब भी तो आप अच्छे से पूरा उसको बना के दोगे जो उसे चाहिए, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और आप रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रिक्वायरमेंट जो मेन है रिक्वायरमेंट उसको प्रायोरिटाइज करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो और वैलिडेट करो कि वो फीजेबल और टेस्टेबल हैं कि नहीं। अब इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, लाइक वही आपका पहले गैदर करोगे फिर उनको क्लासीफाई करोगे, ठीक है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको आप क्लियर करोगे पहले स्टेक होल्डर्स के बीच में और अपने बीच के कॉन्फ्लिक्ट जो है, फिर आप चेक करोगे फीजेबल है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, वो जो भी बता रहा है वो सब बनाना। फिर जब पॉसिबल हैं तो फिर आप उनको प्रायोरिटाइज करोगे कि मेन फोकस उसका किस चीज़ पे है। फिर स्पेसिफिकेशन को लिखोगे, मतलब सारी SRS डॉक्यूमेंट्स बनाओगे जिसमें आप सारी चीज़ें लिखोगे और फिर उसको वैलिडेट करवाओगे कि ये देख लो भाई यही चाहिए तुमको, नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या किया आपने, पहले आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करी, फिर उसको क्लासीफाई करा फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया, फिर फिजिबिलिटी देखी, फिर रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज करी, फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखी और फिर वैलिडेट करवा ली। आपके टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती हैं, फंक्शनल में क्या होता है, जो स्पेसिफिक फंक्शन या फीचर लाइक सिस्टम में लॉगिन कर रहे हो ईमेल और पासवर्ड से। नॉन फंक्शनल क्या होंगे आपकी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, ठीक है, ये सब। बिजनेस रिक्वायरमेंट जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें, लाइक एप्लीकेशन शुड इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट में 30%, जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट जो एंड यूज़र की तरफ से हैं, लाइक आप लॉगिन कर रहे हो तो आप एबल होने चाहिए वो पासवर्ड रिसेट करने के लिए OTP से। फिर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, लाइक वो रन कर सके विंडोज़ पे, लिनक्स पे, मैकओएस पे, ये सब। तो आपकी ये कुछ 5 टाइप की हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ठीक है, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब, बिजनेस की और सिस्टम की। फिर है आपका टेक्निक्स इन्वॉल्व। टेक्निक्स क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, आप रिक्वायरमेंट डेटा फ्लो डायग्राम्स बना सकते हो जिसमें आप दिखा सकते हो कि कैसे डाटा मूव कर रहा है, ठीक है। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना सकते हो जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हो डाटा स्ट्रक्चर्स को। यूज़ केस मॉडलिंग होती है आपकी एक, जो इंटरेक्शन डिफाइन करती है यूज़र्स एंड सिस्टम के बीच में, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बीच में, डेटा फ्लो दिखाता है, और यूज़ केस में यूज़र और सिस्टम के बीच में। प्रोटोटाइप क्या होता है, आप एक बेसिक वर्जन बनाना। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है, जैसे कुछ स्टेट्स लिख देना, लाइक आपको लाइब्रेरी जाना तो आप बुक लेकर आनी है तो स्टेट 1 हो जाएगा या फिर ये देखो अटेंडेंस सिस्टम, कार्ड अटेंडेंस सिस्टम, तो स्टेट 1 हो जाएगा कार्ड इंसर्ट करना, स्टेट 2 हो जाएगा इन्फॉर्मेशन फैच करना, स्टेट 3 हो जाएगा कार्ड वैलिडेट है कि नहीं, ऐसे करके स्टेट डायग्राम बनाना। गैप एनालिसिस क्या होता है, आइडेंटिफाइंग मिसिंग फंक्शनलिटीज़ कंपेयर टू यूज़र एक्सपेक्टेशन, तो मतलब जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन थी वो कौन सी एक्सपेक्टेशन है जो फुलफिल नहीं हुई, वो एनालाइज करना, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टेक्निक्स हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार। काफ़ी कुछ पढ़ा हमने, पहले LS साइटेशन देखा, फिर उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कैसे कैसे आप करोगे वो सब हमने देखा। फिर उसकी टेक्निक्स देखी कि किस किस टेक्निक से आप कर सकते हो, और फिर हमने देखा रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है। LS साइटेशन डिफरेंट था, एनालिसिस डिफरेंट है, पर थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके तरीके। अब देखो फिजिबिलिटी स्टडी वही होती है कि आप चेक कर रहे हो कि वो फिजिबल है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोजेक्ट के फेलियर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बनाने बैठ गए और आपने पहले सोचा ही नहीं कि वो फिजिबल है कि नहीं, तो प्रोजेक्ट फेलियर को पहले पता लग जाता है। कॉस्ट टाइम बताता है कि आपने बना लिया फिर आप बीच में रुक गए तो कॉस्ट एंड टाइम भी बचाता है आपका। बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाती है आपकी कि आप स्टेक होल्डर से बात करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से फिर प्रोजेक्ट को बता पाएंगे। फिर रिक्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, ठीक है।
और जैसे आपका कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जो फीजिबल नहीं है तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाता है तो और ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, वही सब है इसके अंदर, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो क्या क्या, प्रोजेक्ट फेलियर और कॉस्ट एंड टाइम बचाना और बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाती है आपकी, और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकल जाते हैं, रिक्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अब इसमें कुछ फिजिबिलिटी है टेक्निकल में क्या होता है कि आपको जो टेक्निकल टूल्स चाहिए क्या आपके पास वो हैं, लाइक कैन द सिस्टम बी बिल्ड विद पाइथन इन डीजेंगो, तो अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, कि विल द प्रोजेक्ट प्रॉफिट जस्टिफाई द डेवलपमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट, उतना आपके पास कॉस्ट है कि नहीं। ऑपरेशन फिजिबिलिटी क्या होती है कि वो assesses whether the system can function within an organization and be used by end users, तो will the employees be able to use the new system without significant training, तो ऑपरेशनेबल है कि नहीं, वो यूज़र के एंड पे प्रॉफिटेबल है कि नहीं। लीगल क्या है वो, कि लीगली सही है कि नहीं, कि डज द प्रोजेक्ट फॉलो GDPR गाइडेंस वगैरह, जो गाइडेंस है वो लीगली सही है कि नहीं। शेड्यूल मतलब कि जितना टाइम दे रखा है उसमें उतने टाइम में तुम बना पाओगे नहीं, ये सब है। ठीक है, तो टेक्निकल में आपकी टेक्निकल चीज़ें वही चीज़ की इसमें एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि हमने ओवरव्यू तो ले लिया। देखो टेक्निकल मतलब इफ़ अ कंपनी वांट्स अ रियल टाइम AI बेस्ड एनालिटिक्स सिस्टम बट लैक्स स्किल्ड AI डेवलपर्स द प्रोजेक्ट में नॉट बी फीजिबल, तो अगर उसके पास AI की चीज़ चाहिए उसको और AI डेवलपर्स ही नहीं तो फीजिबल कहाँ से होगा, है ना। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या है आपका कि कॉस्ट बेनिफिट, तो अगर कोई स्टार्टअप आपको स्टार्ट करना है पर आपका जो कॉस्ट चाहिए वो बहुत ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते। ऑपरेशनल में ए बैंक इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में मस्ट एंश्योर दैट इट्स स्टाफ कस्टमर, मतलब कि अगर कुछ नई चीज़ आप बना रहे हो कि आप, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका स्टाफ और कस्टमर उसे यूज़ कर पाएगा, ढंग से नहीं कर पाएगा। लीगल फिजिबिलिटी में कि वो सारे रूल्स फॉलो करे। शेड्यूल इफ़ आ प्रोजेक्ट मतलब अगर 2 साल उससे कंप्लीट होने में चाहिए लेकिन आपका क्लाइंट मांग रहा है 6 महीने, तो वो फिजिबल नहीं है। तो अंडरस्टैंड स्टेप्स क्या हैं इसमें, अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट स्कोप, आपको प्रोजेक्ट स्कोप अंडरस्टैंड करना है, उसके गोल, रिक्वायरमेंट्स, डिलीवरीज, एनालाइज करना है करंट सिस्टम और कंसाइडर डिफरेंट, ये सब वही चीज़ है ऊपर वाली चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं है खास। अब देखो डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होते हैं, तो डेटा फ्लो डायग्राम्स होते हैं कि आप उनसे शो करते हो कि कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन वेरियस स्टेजेस। तो प्रोसेस क्या क्या शो करता है, प्रोसेस द ट्रांसफॉर्म डाटा, कैसे डाटा स्टोर हो रहा है, और एक्सटर्नल एंटिटीज़ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं उसके साथ, और डेटा फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स, तो क्या डाटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और कैसे फ्लो हो रहा है कंपोनेंट के बीच में। तो DFD हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, जिससे हम सिस्टम की फंक्शनैलिटी को विजुअली अंडरस्टैंड कर सकें, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, और हम इम्प्रूव कर सकें सिस्टम डिज़ाइन एंड बोटलनेक्स। ठीक है, तो क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि हम रिक्वायरमेंट कर सकें और सिस्टम की फंक्शनैलिटी को अच्छी तरह से देख सकें। तो देखो एक्सटर्नल एंटिटी जो होती हैं हम उनको ऐसे दिखाते हैं, ये इनपुट, ये आउटपुट। डेटा फ्लो हम इस एरो से दिखाएंगे, प्रोसेस हम गोले से दिखाएंगे, और जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है वहाँ हम ऐसे 2 से बंद दिखाएंगे। अब देखो लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 में क्या है, तो लेवल 0 जो होता है ना आपका होता है पूरा बिल्कुल बेसिक, ठीक है, तो मतलब रिप्रेजेंटिंग एंटायर सिस्टम एज अ सिंगल प्रोसेस, सबसे हाईएस्ट लेवल का DFD होता है ये लेवल 0, जो पूरे सिस्टम को एक सिंगल प्रोसेस की तरह दिखाता है। इसमें एक्सटर्नल एंटिटीज़ जैसे यूज़र्स, दूसरे सिस्टम और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन दिखाते हैं। इंटरनल प्रोसेस की कोई डिटेल नहीं होती, मतलब बिल्कुल डीप नहीं होता है, ये ऊपर ही होता है। लाइक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है तो एक्सटर्नल एंटिटी आपकी होगी यूज़र और बैंक सर्वर, ठीक है। सिंगल प्रोसेस क्या होगी, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, तो सिंपल सा डेटा फ्लो दिखा दिया, यूज़र क्रेडेंशियल डालेगा, सिस्टम अकाउंट इन्फो भेज देगा यूज़र को, तो ऊपर की चीज़ें दिखाना, ठीक है। ये आपका लेवल 0 हो गया, इंटरनल चीज़ें ना दिखा के ऊपर की चीज़ें दिखाना। अब लेवल 1 DFD क्या होता है, ये ब्रेक्स डाउन द सिंगल प्रोसेस फ्रॉम लेवल 0 इनटू मल्टीपल सब प्रोसेसेस, मतलब कि जो आपका लेवल 0 है उसको फर्दर ब्रेक कर देना। तो लेवल 0 के सिंगल प्रोसेस को तोड़ के मल्टीपल सब प्रोसेस बनाए जाते हैं, दिखाता है कि डाटा इंटरनल प्रोसेस और डाटा स्टोर के बीच कैसे मूव करता है। लाइक आपको ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का देख लो तो इसमें प्रोसेस में तोड़ दिया जा रहा है, लाइक लॉग इन, व्यू अकाउंट, ट्रांसफ़र फंड, ठीक है, और डेटा स्टोर भी बना दिए, तो यूज़र डेटा स्टोर, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, तो ये और ज़्यादा डीप हो गया। यूज़र क्रेडेंशियल डालेगा, फिर लॉगिन प्रोसेस होगा, फिर डाटा आएगा यूज़र डेटाबेस से, यूज़र डेटाबेस से डाटा आएगा तो फिर वो फंड ट्रांसफ़र कर रहा है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा।
तो मतलब लेवल 0 से ज़्यादा डीप। लेवल 2 DFD क्या होता है, लेवल 1 के प्रोसेसेस को और छोटे सब प्रोसेस में तोड़ना और डीप जाना, ठीक है। डेटा मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल्ड व्यू देता है। तो ये डिटेल सिस्टम डिज़ाइन के लिए होता है, लाइक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम लेवल 2 DFD होता है। तो इसमें और ज़्यादा प्रोसेस में भी ब्रेक हो गया कि वेरीफाई अकाउंट करेगा, चेक बैलेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, अपडेट करेगा, तो ये सब, ठीक है। ये एक देखो आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का वो भी है कि आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। लाइक देखो 0 लेवल DFD है, तो इसमें बेसिक चीज़ें दिखा दी। सिंपल स्टूडेंट आया, उसने बुक रिक्वेस्ट करी, तो LMS से बुक की इन्फो आई और वो डिस्प्ले हो गई, उसे बुक मिल गई, ठीक है, सिंपल दिखा दिया। लेवल 1 में उसे और फर्दर ब्रेक कर दिया कि स्टूडेंट आया, उसने बुक को सर्च किया बाय टॉपिक, ठीक है, फिर उसने जो बुक डिमांड करी वो डिस्प्ले हो गई, और वो जो बुक आ रही है ना, तो वो कहाँ से आ रही है, जिसमें बुक सेल्फ से ऑथर्स दिखा दिए, टाइटल्स दिखा दिए, 3 टाइप्स के उसने ब्रेक कर दिया फर्दर, सेल्फ, ऑथर्स, टाइटल, ठीक है, फर्दर उसको ब्रेक कर दिया। ये न्यूमेरिकल पार्ट ना हम और अच्छे समझ लेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, ठीक है। अभी बस बेसिक थ्योरी यही समझ लो कि 0 लेवल में हम बेसिक चीज़ें ऊपर की, लेवल 1 में और डीप, और लेवल 2 में उससे भी ज़्यादा डीप। देखो इसको फर्दर तोड़ दिया था, बुक सेल्फ डाटा स्टोर बना दिया था, ठीक है। स्टूडेंट आया, उसने सर्च बाय टॉपिक किया, डिस्प्ले ऑफ बुक, और जो जो बुक की डिमांड की इन्फो वो यहाँ से डाटा स्टोर से आ गई उसके पास। लेवल 2 में और ज़्यादा डीप हो गया, इसमें लाइक उसने बुक ली, ठीक है, यहाँ तक सेम है, बुक ली तो उसकी पुरानी हिस्ट्री भी आ गई कि उसने पुरानी की कौन कौन सी बुक अभी तक बोरो की हैं, और उसको अपडेट भी कर दिया, ठीक है। अब देखो वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल क्या होते हैं। तो आपके कुछ मॉडल्स हैं इसमें। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है आपका, वो एक तरीके से मॉडल होता है जो आपका वही है कि पहले फिजिबिलिटी स्टडी करेगा, मेन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसमें, देखो, फिर रिक्वायरमेंट लेगा, फिर डिज़ाइन लेगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट लेने के बाद डिज़ाइन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे। तो एक तरीके से वाटरफॉल जैसा होता है ना, नीचे आता है, ऐसे इसमें आता है। तो क्या करा, पहले फिजिबिलिटी स्टडी करी, मतलब रिक्वायरमेंट करे, फिर एनालिसिस करी रिक्वायरमेंट की, फिर डिज़ाइन किया, फिर उसको कोडिंग किया, फिर टेस्टिंग किया, फिर मेंटेनेंस किया, ठीक है। फिर एक बार इसे पढ़ लेते हैं क्या लिख रहे हैं। यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड इन द बिगनिंग। तो अगर रिक्वायरमेंट्स आपको अच्छे से अंडरस्टूड हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको क्लासिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, और ये सिस्टमेटिक सीक्वेंशियल अप्रोच है, ठीक है। अब आपका क्या है इसमें, सिंपल है ये। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जब तो प्रॉब्लम्स हुई जब तो हमने दूसरा मॉडल डेवलप किया। तो प्रॉब्लम्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि एक बार रिक्वायरमेंट फेस हो गया, कंप्लीट हो गया, एक बार जैसे ये है ना, हम इसमें वापस नहीं जा सकते। अगर हम यहाँ आ गए तो हम वापस पुराने वाले स्टेप पे नहीं जा सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है चेंजेस के लिए, ठीक है। एक बार रिक्वायरमेंट फेस कंप्लीट हो गया तो बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। फिर क्या है, लेट टेस्टिंग। तो टेस्टिंग प्रोसेस बिल्कुल एंड में ही होता है, ऐसा नहीं है कि बीच में आप टेस्टिंग कर सकते हो, पूरा जब आपका बन जाएगा जब भी आप टेस्ट करोगे। और फिर है आपकी कि वो सुटेबल नहीं है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए, और क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट ओनली एट द बिगनिंग और एंड ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से भी पढ़ लेते हैं क्या क्या हुआ है। इसमें लिख रहा है कि रियल प्रोजेक्ट्स रेयरली फॉलो द सिक्वेंशियल फ्लो, ठीक है, दे आर ऑलवेज इटरेटिव। तो मतलब वही है कि रियल टाइम जो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए, रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए ये ज़्यादा सही नहीं होता, वो इटरेटिव ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है एक बार बन गए और ख़त्म हो गए। The model requires requirement to be explicitly spelled out in the beginning, which is often difficult. तो इसका मतलब ये है कि इसको चाहिए कि स्टार्टिंग में सारी रिक्वायरमेंट बता दो और मैं बना दूंगा, पर ऐसा नहीं होता, बीच बीच में चेंजेस चाहिए होते हैं, माइंड चेंज हो जाता है कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये सब। और ए वर्किंग मॉडल इज़ नो, ऐसा नहीं है कि आपने वर्किंग मॉडल दिखा दिया तो वर्किंग मॉडल एंड में मिलेगा। तो ये है कि रियल टाइम के लिए यूज़ नहीं हो सकते ये, और रिक्वायरमेंट सारी स्टार्टिंग में ही बतानी है आपको, और आप वर्किंग मॉडल प्रोवाइड नहीं कर सकते इसे एक तरीके से डिज़ाइन के लिए। अब आता है आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है, ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है उससे। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, फिर आप एक क्विक डिज़ाइन करोगे, ठीक है। क्विक डिज़ाइन के बाद आप प्रोटोटाइप बनाओगे उसका हल्का सा दिखाने के लिए, फिर उसको आप इवेल्यूट करवाओगे, ठीक है। जैसे किसी ने मेरे को बोला कुछ बनाना है, तो मैंने उसको हल्की सी डिज़ाइन बना दिया, फिर मैं उसे लेके गए कि भाई यही बनाना है, तो वो उसको इवेल्यूएट करेगा, और अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो वो चेंजेस कर देगा, फिर डिज़ाइन दिखाएंगे,
ये बनाना है, फिर कुछ चेंजेस बोलेगा फिर चेंजेस कर देंगे, फिर बनाना ये बनाना, जब बोल देगा ये बनाना है तो फिर उसको बना दो, है ना। तो रिस्क कम हो गई ना ये सब की। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्विक डिज़ाइन, प्रोटोटाइप बनाई, इनिशियल यूज़र इवोल्यूशन लिया, फिर रिफाइन प्रोटोटाइप कर दिया अगर कोई दिक्कत है, फिर बाकी का अपना नॉर्मल प्रोसेस चालू कर दिया। तो स्टेप्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, फिर क्विक डिज़ाइन, ये आप मेन थ्योरी तो आप लिख दोगे इसके, और बाकी पढ़ लेना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लो स्क्रीनशॉट ले लो। थ्योरी में ऐसा कुछ खास लिखा ही नहीं है, लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग में लिख रहा है कि इनिशियल स्टेज में इन दिस फेज यूजर्स आर आस्क्ड अबाउट व्हाट दे एक्सपेक्ट, ये तो हमने काफ़ी डिटेल में ऊपर समझ भी लिया है, ठीक है। क्विक डिज़ाइन, बिल्डिंग प्रोटोटाइप, ठीक है, और फिर इनिशियल यूज़र एवोल्यूशन, और फिर रिफाइनिंग प्रोटोटाइप, और इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट एंड मेंटेन, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, एडवांटेजेस हैं आपकी कि कस्टमर उसको अपना आधा प्रोजेक्ट दिख जाता है, ठीक है, तो दिस एंश्योर्स अ ग्रेटर लेवल ऑफ कस्टमर, तो उसको सेटिस्फाई रहता है। मतलब अगर आप किसी से कुछ बनाने को दे दो और वो 1 महीने तक आपको कुछ बता ही ना, ठीक है, तो आपको लगेगा पता नहीं बना रहा है नहीं बना रहा, पर वो हर 2-3 दिन बाद आपको दिखा रहा है देखो यही है ना यही है ना, तो आपको एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहता है, ठीक है। अगर आपको बीच में कोई नई रिक्वायरमेंट डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हो, फ्लेक्सिबल होती है डिज़ाइन, और रिस्क कम हो रहता है फेलियर का, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे, तो देखो डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, इसकी कॉस्टली होता है और टाइम को कंज्यूमिंग होता है ना, क्योंकि वो तो बताता ही रहेगा आपको क्या क्या चेंज करना है, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, और कभी कभी ना क्लाइंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है मेरा प्रोजेक्ट बन गया, है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। कभी कभी क्लाइंट प्रोटोटाइप को ही फाइनल प्रोडक्ट समझ लेता है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने लगता है ये, ठीक है। और प्योर डॉक्यूमेंटेशन बनती है क्योंकि कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं, लाइक अभी डॉक्यूमेंटेशन बनाई फिर कोई चेंजेस कर दिया, फिर डॉक्यूमेंटेशन बनाई फिर कोई चेंजेस कर दिया, तो डॉक्यूमेंटेशन ढंग से नहीं बन पाती। कस्टमर माइट लूज इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द इनिशियल प्रोटोटाइप, तो जो कस्टमर है वो थोड़ा इंटरेस्ट भी लूज़ कर देता है अगर उसको जो प्रोटोटाइप बनाया गया है वो अच्छा ना लगे, ठीक है। समझ आ गया आपको प्रोटोटाइप की। अब आते हैं हम स्पाइरल मॉडल पे। स्पाइरल मॉडल हमारा क्या होता है, रिस्क एनालिसिस पे ज़्यादा बेस्ड होता है। रिस्क एनालिसिस पे कैसे, लाइक ये साइक्लिक होता है, ठीक है, इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिस्क एनालिसिस। इसमें होता क्या है, देखो स्पाइरल मॉडल एक रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें डेवलपमेंट साइकिल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट मल्टीपल फेसेस में कंप्लीट होता है, हर फेस में प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट और टेस्टिंग होती है। ये मॉडल वाटरफॉल और प्रोटोटाइप मॉडल का कॉम्बिनेशन की तरह एक तरीके से। लेकिन इसकी क्या फेजेस होती हैं, पहली फेजेस होती है इसकी प्लानिंग, है ना, प्लानिंग फेज, डिज़ाइनिंग फेज की क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका बेसिक डिज़ाइनिंग। फिर आपका आता है रिस्क एनालिसिस, इधर होती है आपकी रिस्क एनालिसिस। इसका डायग्राम थोड़ा देखो, मैं जो बताऊं चलो ऐसे समझ लो कोई बात नहीं। देखो पहले होता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, प्लानिंग फेज जिसमें रिक्वायरमेंट कलेक्ट होती हैं, ठीक है, ये वाला बाद में होगा। इसमें आपका रिक्वायरमेंट, खैर घूम फिर के तो वहीं जाना है, वैसे भी वहीं पहुँचोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी स्टार्ट हो, पर लेकिन पहले होती है आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाती है, ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। फिर होती है आपकी रिस्क एनालिसिस जिसमें पॉसिबल रिस्क आइडेंटिफाई की जाती हैं, रिस्क का सॉल्यूशन, है ना, प्लान किया जाता है। हमने ऊपर देखा था ना रिस्क के सॉल्यूशन, अवॉइडिंग, वो सब। फिर कोडिंग की जाती है, डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। फिर होता है इवोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन होता है। इसी में इवोल्यूशन से क्या होता है, क्लाइंट से फीडबैक लिया जाता है, बेस्ड ऑन फीडबैक। अब फीडबैक ले लेंगे तो फीडबैक के बेसिस पे अगर उसे कुछ और चाहिए तो दोबारा इसी साइकिल में घूमता रहेगा ये, फिर डिज़ाइनिंग, रिक्वायरमेंट, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। अब इसका क्या है, इसमें क्या डिफरेंट फेसेस थी, हाँ देखो यहाँ पे सही से लिखा हुआ है ये, कोई नहीं, देखो पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में रिक्वायरमेंट होंगी पूरी सारी, फिर डिज़ाइनिंग फेस आएगी, डिज़ाइनिंग फेस के बाद कोडिंग होगी, फिर रिस्क एनालिसिस और टेस्टिंग होगी, फिर ऐसे ही घूमता रहेगा ये साइकिल में, ठीक है। ये साइकिल ही है, आप आगे एक साइड से चलो दूसरी साइड से चलो, उसमें घूमना ही है आपको। एडवांटेजेस क्या होंगी इसकी, आपकी रिस्क हैंडलिंग बेस्ट होगी, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस होगी, कस्टमर फीडबैक मिलता रहेगा आपको हर एक स्टेप में, फ्लेक्सिबल चेंजेस, तो लार्ज और मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ है, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हैंडल करनी हो तो वहाँ पे इजीली कर सकते हो।
डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि देखो कॉस्टली हो सकता है, बार बार चले जा रहा है वो चले जा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, ठीक है। रिस्क एनालिसिस नीडेड हाईली, इसमें एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि रिस्क एनालिसिस करनी है ना, और स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है ये इसके डिसएडवांटेजेस है। कॉस्टली है, स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के नहीं है, लिए नहीं है, और एक्सपर्टीज चाहिए ज़्यादा। अब आते हैं हम आपके कपलिंग एंड कोहेशन पे। कपलिंग क्या होती है और आपका कोहेशन क्या होता है। तो देखो कपलिंग क्या होती है आपकी, कपलिंग का मतलब होता है कि एक मॉड्यूल कितना डिपेंडेंट है दूसरे मॉड्यूल पे, ठीक है। इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। तो हाई कपलिंग का मतलब होगा कि आपका जो एक मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल पर हाईली डिपेंडेंट है। लो कपलिंग का मतलब क्या होगा, लेस डिपेंडेंट है, ठीक है। लाइक ये नॉन डिपेंडेंस, ये मॉड्यूल्स हैं आपके, कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं है, ये लूजली कपल्ड है, हल्के फुल्के डिपेंडेंट है, और ये हाईली कपल्ड है, हाईली डिपेंडेंट है, ठीक है। कपलिंग यही होता है आपका कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना डिपेंडेंट है। अब देखो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक टाइप्स देखो इसके, तो इसके टाइप्स होते हैं आपके डाटा कपलिंग, ठीक है। ये नीचे से ऊपर तक चल रहा है, मतलब कि ये इधर से वर्स्ट हैं या ऊपर वाले वेस्ट हैं, ठीक है। तो देखो डेटा कपलिंग क्या होती है, डेटा कपलिंग में होता है सिर्फ नेसेसरी डाटा पास किया जाता है, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो मॉड्यूल शेयर ओनली द डाटा दे नीड योर पैरामीटर इफ द कपलिंग द कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो मतलब वैसे इंटरडिपेंडेंट ही रहते हैं लेकिन बस नेसेसरी डाटा पास होता है, तो बस मतलब सबसे सही है ये कि सिर्फ नेसेसरी डाटा के लिए ही डिपेंडेंट रहें और बाकी इंडिपेंडेंट रहें। तो मॉड्यूल इंटरडिपेंडेंट होते हैं और सिर्फ नेसेसरी डाटा पास किया जाता है, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डेटा कपलिंग में। अब स्टैम्प कपलिंग में क्या होता है, एक मॉड्यूल दूसरे को एंटायर डाटा स्ट्रक्चर पास किया जाता है लेकिन वो सिर्फ थोड़ा पार्ट ही यूज़ करता है, ठीक है। द कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास्ड फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर। इट कैन मेक द सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस फ्लेक्सिबल एज द चेंज इन डाटा स्ट्रक्चर कैन अफेक्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो अननेसेसरी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि लाइक फुल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दिया पर सिर्फ नेम यूज़ किया, तो इससे क्या, इसमें क्या हुआ, आपका स्टैम्प में पूरा डाटा स्ट्रक्चर दे दिया, ऐसे याद रखो। डेटा कपलिंग में क्या हुआ, सिर्फ नेसेसरी चीज़ दी, स्टैम्प में आपको पूरा दे दिया। कंट्रोल में क्या होगा, कंट्रोल कपलिंग में एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल फ्लैग या कंट्रोल कंडीशन भेजता है। इसमें लिख रहा है रिफर्स टू अ टाइप ऑफ कपलिंग इन सॉफ्टवेयर वेयर ऑन द कंट्रोल द बिहेवियर और एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ ऑफ एनी कंपोनेंट इट हैपन्स व्हेन। यहाँ समझ नहीं आएगा, यहाँ समझो। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल फ्लैग या कंडीशन भेजता है, ठीक है। लाइक बूलियन भेजता है जो बताता है क्या करना है। तो इस मॉड्यूल का बिहेवियर एक्सटर्नल मॉड्यूल पर डिपेंड हो जाता है। लाइक देखो कोई प्रोसेस है, डेटा फ्लैग भेज रहा है, ठीक है, प्रोसेस डेटा फ्लैग, तो आपने बता दिया फ्लैग ट्रू होगा तो प्रिंट करो वरना सेव करो। तो हमारा कंट्रोल कपलिंग है कि आप कंडीशन बता रहे हो दूसरे मॉड्यूल को, ठीक है। फिर आपका एक्सटर्नल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग क्या होती है आपकी, मॉड्यूल एक्सटर्नल टूल्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, लाइक फाइल फॉर्मेट्स, प्रोटोकॉल्स, मॉड्यूल शेयरिंग अ प्रिंटर ड्राइवर और एपीआई, ठीक है। तो इन एक्सटर्नल कपलिंग मॉड्यूल्स डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल्स एक्सटर्नल टू द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड। तो एक्सटर्नल कपलिंग में क्या होता है, एक्सटर्नली मॉड्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं। कॉमन कपलिंग क्या होगी कि मॉड्यूल एक ग्लोबल डाटा को यूज़ कर रहे हैं, अगर ग्लोबल वेरिएबल बदले तो सारे डिपेंडेंट मॉड्यूल्स अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट कपलिंग क्या होती है आपकी कि एक मॉड्यूल डायरेक्ट दूसरे के इंटरनल डाटा और लॉजिकल को एक्सेस या मॉडिफाई करता है। तो एक मॉड्यूल डायरेक्टली एक दूसरे के डाटा को मॉड्यूल का मैनेज कर सकता है। तो ये इसमें तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क की रहेगी आपकी, क्योंकि अगर एक मॉड्यूल चेंज होता है तो दूसरा भी टूट सकता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने, देखो डेटा कपलिंग में क्या होगा, सिर्फ नेसेसरी पार्ट। स्टैम्प कपलिंग में क्या होगा, पूरा डेटा स्ट्रक्चर दे दिया पर स्मॉल पार्ट ही यूज़ किया। कंट्रोल कपलिंग में हमने उसे एक कंडीशन भेजी। एक्सटर्नल कपलिंग में एक्सटर्नल का यूज़ करके वो डाटा को उससे मतलब मॉड्यूल को इंटरेक्ट कर रहा है। कॉमन कपलिंग में एक कॉमन चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो सारे डेटाबेस, और तो उसमें अगर वो चेंज हुआ तो सब में चेंज हो जाएगा। कंटेंट कपलिंग में आपका मॉड्यूल का डाटा ले रहा है एक दूसरे का, तो वो ज़्यादा ही रिस्की है, ठीक है। अब आते हैं हम आपके कोहेशन पे। कोहेशन क्या होता है आपका, कोहेशन होता है आपका इंटर मतलब डिग्री टू विच एलिमेंट्स इन विच अ मॉड्यूल वर्क टुगेदर टू फुलफिल अ सिंगल वैल्यू। मतलब इसमें होता है एक मॉड्यूल के अंदर के एलिमेंट्स कितना क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है, एक काम को कंप्लीट करने के लिए। तो हाई कोहेशन मतलब अच्छी बात है कि मॉड्यूल एक ही काम करता है, सिंपल, मेंटेनेबल और रीयूजेबल है।
और लो कोहेशन मतलब कि वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं, मतलब लिंक्ड नहीं है। तो मतलब आपस में तो एक मॉड्यूल में लिंक होने चाहिए, अच्छी बात है, पर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो गंदी बात है। ठीक है, तो लो कोहेशन इज बैड इसके अंदर। तो इसमें आप समझ लेते हैं हम, लो कोहेशन मतलब वही मीन्स दैट एलिमेंट्स आर लूजली रिलेटेड एंड सर्व मल्टीपल पर्पस। तो कोहेशन इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच द एलिमेंट्स ऑफ ईच मॉड्यूल्स आर फंक्शनली रिलेटेड। ठीक है, इसमें भी कुछ टाइप्स ऑफ कोहेशन होते हैं, लाइक फंक्शनल, सीक्वेंस, कम्युनिकेशनल, ये भी ऐसे ही होता है, ये लो और ये हाई। ठीक है, इसमें भी समझ लेते हैं हम एक एक करके। फंक्शनल कोहेशन क्या होता है? मॉड्यूल का सारा कोड एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, एवरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ सिंगल कंप्यूटेशन इज कंटेन्ड इन द कंपोनेंट एंड फंक्शनल कोहेशन परफॉर्म्स द टास्क एंड फंक्शन। मतलब कि मॉड्यूल का सारा कोड एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे। लॉगिन मॉड्यूल है जैसे, तो इनपुट लेगा, वैलिडेट करेगा, रिजल्ट देगा, तो एक ही टास्क परफॉर्म करे, फंक्शनल है वो, फंक्शन परफॉर्म करे। सिक्वेंशियल क्या है कि आउटपुट ऑफ वन टास्क इज इनपुट टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, मतलब एक सीक्वेंस में चलना। एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर एग्जीक्यूटेड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, ईच एलिमेंट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है, तो एक के बाद एक वो चल रहे हैं। ठीक है, फंक्शनल मतलब सब वो ज़्यादा लिंक्ड हैं, सब एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ये एक के बाद एक के बाद एक लिंक्ड है, तो ये दूसरे नंबर पर आ गया। फिर कम्युनिकेशन कोहेशन, ऑल पार्ट्स ऑफ मॉड्यूल यूज सेम डाटा, तो इसमें सारे पार्ट ऑफ मॉड्यूल सेम डाटा यूज़ करेंगे। दैट मॉड्यूल दैट प्रोसेसेस कस्टमर डाटा, लाइक एग्जांपल अपडेट एंड रिकॉर्ड इन द डेटाबेस, तो सेम डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। फिर अब प्रोसीजरल कोहेशन, प्रोसीजरल कोहेशन क्या होता है? टास्क फॉलो अ सीक्वेंस बट नॉट मे बी क्लोजली रिलेटेड, एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं पर ज़रूरी नहीं है क्लोजली रिलेटेड हो। लाइक ओपन फाइल, लॉग डाटा, क्लोज फाइल। लेकिन यहाँ से पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोसीजरल कोहेशन एंश्योर्स द डाटा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एक्शंस आर स्टिल वीकली कनेक्टेड, मतलब इतना समझो कि भाई प्रोसेस में फ्लो कर रहे हैं पर क्लोजली रिलेटेड नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है। टेम्पोरल कोहेशन क्या होता है आपका? ये टास्क एग्जीक्यूटेड एट सेम टाइम, जो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं टास्क। व्हेन अ मॉड्यूल इंक्लूड फंक्शन दैट आर एसोसिएटेड विद फैक्ट दैट ऑल द मेथड्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम। फिर आपका लॉजिकल में क्या होता है आपका कि वो एक सिमिलर कैटेगरी का टास्क एक मॉड्यूल में है बट एग्जैक्ट टास्क रन टाइम पे डिसाइड होता है, मतलब इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल परफॉर्म अ सिमिलर ऑपरेशन। ठीक है, को इंसिडेंटल क्या होता है आपका? रैंडम अनरिलेटेड टास्क, एलिमेंट्स इन मॉड्यूल आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये सबसे लो वाला होता है। तो हमने देखो क्या कहा, को इंसिडेंटल मतलब कि वो इन अपने अनरिलेटेड हैं। लॉजिकल मतलब सेम टास्क के लिए बने हैं पर ज़रूरी नहीं है वो सेम टास्क करें, रन टाइम पे उनका डिसाइड होता है रियल टास्क। टेम्पोरल में क्या था कि टास्क एग्जीक्यूटेड इन सेम टाइम, एट सेम टाइम। प्रोसीजर में एक सीक्वेंस में फॉलो होते हैं पर ज़रूरी नहीं है एक दूसरे पे डिपेंड हो। कम्युनिकेशनल में एक ही डेटाबेस को यूज़ करते हैं, सीक्वेंस में एक के बाद एक के ऊपर डिपेंड होते हैं। फंक्शनल वो एक फंक्शनली काम करते हैं। समझ आ गया? ठीक है, ठीक है। टेम्पोरल कोइंसिडेंटली आगे समझ। टेम्पोरल मतलब कि एक टाइम पे वो टास्क कंप्लीट हो रहे हैं एट सेम टाइम। ठीक है। लॉजिकल मतलब कि वो सेम काम कर रहे हैं कि सिमिलर कैटेगरी के टास्क एक मॉड्यूल में है बट एग्जैक्ट टास्क रन टाइम पे डिसाइड होता है। ठीक है। और कोइंसिडेंटल कि वो अनरिलेटेड है। अब देखो, अब आता है आपका कि वाई इज़ लूज कपलिंग एंड हाई कोहेशन बेटर। तो लूज कपलिंग और हाई कोहेशन बेटर क्यों है? देखो, लूज कपलिंग का मतलब क्या है? डिफरेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डोंट रिलाई टू मच ऑन ईच अदर। ठीक है, मतलब कि वो एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। कपलिंग है ये। कोहेशन मतलब आपस का, कपलिंग मतलब मॉड्यूल का। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो लो कपलिंग का मतलब है कि मॉड्यूल जो है आपस में ज़्यादा एक दूसरे पे रिलाई नहीं करते हैं। वाइल हाई कोहेशन का मतलब है कि ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हैज़ अ क्लियर पर्पस, स्टिक टू इट। तो देखो ऐसा क्यों होता है, ये ज़रूरी क्यों है? लाइक इसे समझने के लिए एग्जांपल लें एक। तो देखो, जैसे कोई दो कंट्री हैं, ठीक है, तो कंट्री दूसरे पे ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट ना रहें, वो ज़्यादा सही रहता है ना। तो वो हो जाएगा लो कपलिंग। दो मॉड्यूल ज़्यादा एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट ना हो। ठीक है, वो हो गया लो कपलिंग। वेल, एक कंट्री के अंदर सारे लोग देशभक्ति से रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हो जाएगा कोहेशन। तो एक कंट्री के अंदर हमें ज़्यादा कोहेशन चाहिए, मतलब हाई कोहेशन। तो वही इसमें है कि दो मॉड्यूल एक दूसरे पे ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट ना हो, लो कपलिंग हो, वो ज़्यादा सही है। और अंदर एक मॉड्यूल के अंदर हाई कोहेशन हो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल से याद रहेगा।
अब है आपका डिज़ाइन स्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज। तो इसमें आपका क्या है, आपका डिज़ाइन स्ट्रेटजीज में क्या है का मतलब होता है कि कौन सा अप्रोच फॉलो किया जाता है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए, ताकि सिस्टम वेल स्ट्रक्चर, मेंटेनेबल और स्केलेबल हो। ठीक है, तो पहला आपकी जो डिज़ाइन होती है वो होती है आपकी फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो इसमें क्या होता है आपका, ये ज़्यादा फोकस होती है आपकी फंक्शनल चीज़ों पे। तो इज़ एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वेयर द डिज़ाइन इज़ डिकम्पोज्ड इनटू अ सेट ऑफ इंटरैक्टिंग यूनिट्स वेयर ईच यूनिट हैज़ अ क्लियर डिफाइंड फंक्शन। मतलब फंक्शन पे ज़्यादा बेस्ड रहती है, मेन चीज़ वही है। दे फोकस ऑन व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू। तो डिज़ाइन जिसमें फंक्शन पे ज़्यादा बेस्ड हो वो उसे बोलेंगे हम फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो इन दिस अप्रोच द स्टेट इन्फॉर्मेशन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड इज अ सेंट्रलाइज शेयर मेमोरी। लाइक एग्जांपल समझो आप अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपके मेन फंक्शन क्या है, मैनेज लाइब्रेरी। तो ये इसको आप ब्रेक कर दोगे सब फंक्शन में, लाइक इशू इन इशू बुक, रिटर्न बुक, ठीक है, सर्च कैटलॉग, मैनेज मेंबर। तो ये आपके फंक्शंस हो गए। तो फंक्शन के बेसिस पे जो डिज़ाइन क्रिएट हो वो हो गया आपके फंक्शनल। फिर आपकी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होती है हमारी। इसका फंक्शन का एक और एग्जांपल दूं तो अगर देखो लाइक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है तो उसमें फंक्शन होंगे एड टू कार्ट, चेकआउट, कैलकुलेट शिपिंग। तो ये फंक्शनल बेस्ड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, डिजाइन यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो दीज ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज और कंसेप्ट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स दैट सॉल्व सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स फॉर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर। मतलब मेन चीज़ देखो, मेन चीज़ ये तो थ्योरी की ठीक है। ओप्स की 4 प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। हर ऑब्जेक्ट का एक हमने पढ़ा हुआ है आइडेंटिफिएबल आइडेंटिटी विद एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। तो वही चीज़ इसमें लिख देनी है आपको। और इसमें 4 प्रिंसिपल लिख देनी है। एनकैप्सुलेशन जिसमें डाटा हाइड होगा। एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ एसेंशियल फीचर्स पे फोकस होगा। इनहेरिटेंस जैसे कोई क्लास है तो उसके फीचर, पेरेंट के फीचर चाइल्ड इनहेरिट करा। पॉलीमॉर्फिज्म एक चीज़ को मैनी फॉर्म में दिखा देना। ठीक है, तो मॉड्यूल के अंदर ब्रेक कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है तो उसमें क्लास क्या हो जाएंगी, यूज़र, कार्ट, प्रोडक्ट ऑर्डर। ऑब्जेक्ट क्या होंगे, यूज़र डॉट लॉग इन, कार्ट डॉट एड आइटम। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जो हो। तो इसकी एडवांटेजेस क्या है, रीयूजेबिलिटी है, मॉड्यूलरिटी है क्योंकि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सारे ओप्स के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब है आपका टॉप डाउन डिज़ाइन। तो टॉप डाउन डिज़ाइन किस पे फोकस करता है कि बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ में तोड़ना। लाइक इस पे लिखा हुआ है कि फोकस ऑन ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर। ठीक है, और हर एक पार्ट अपना अलग प्रोग्राम होगा सेपरेटली। ये यूज़ होता है आपका डीबगिंग और मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन में, और कम्युनिकेशन इसमें लेस होता है। और टॉप फंक्शन ऑफ सिस्टम माइट बी हार्ड टू आइडेंटिफाई। इम्प्लीमेंटेशन इसमें वेरी करता रहता है। तो मतलब मेन चीज़ क्या है, इसमें फोकस होता है ये हाई लेवल ओवरव्यू पे फर्स्ट, फिर ब्रेक करता है उसको मॉड्यूल्स में और स्टेप बाय स्टेप फिर रिफाइन करता है। लाइक अगर आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो ब्रेक होगा बुक मॉड्यूल्स में, यूज़र मॉड्यूल्स, इशू मॉड्यूल्स, ये सब। एडवांटेजेस क्या है, सिंप्लीफाई होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देता है, ईजी टू आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स, प्रमोट्स यूजिबिलिटी, कोलेब्रेशन फ्रेंडली होगा। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, डिफ़िकल्टी होगी आउटपुट ऑब्जर्व करने में क्योंकि बड़े से छोटा तोड़ रहा है, और स्टब राइटिंग इज़ क्वाइट क्रूशियल। ठीक है, क्योंकि देखो हमने ऊपर भी तो पढ़ा था, जब हम टॉप टू बॉटम जानते हैं तो स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, और जब बॉटम टू टॉप तो टॉप के लिए ड्राइवर्स की। तो वही इसके अंदर आ गया। फिर आपका बॉटम अप ये उसका उल्टा कि नीचे से चालू होगा बड़े तक। लाइक घर बनाना होता है तो ईंट लगाते हैं, फिर ईंट के ऊपर सीमेंट लगाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके। तो सॉल्व्स स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड इंटीग्रेट्स देम इनटू अ कंप्लीट सिस्टम। तो मेनली यूज़ होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लाइक C++। रिडंडेंसी इसमें कम होती है, और ये बेसिकली यूज़ होता है टेस्टिंग में। और बिल्डिंग अ प्रोग्राम्स कैन बी डिफिकल्ट इफ द मॉड्यूल्स आर नॉट असेंबल्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। तो लॉजिकल ऑर्डर में असेंबल होने चाहिए ताकि वो अच्छे से एफिशिएंटली बन सकें। ठीक है, तो इसका क्या होता है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स देन इंटीग्रेट टू मेक द कंप्लीट सिस्टम यूजफुल व्हेन यू आर ऑलरेडी हैविंग अ यूटिलिटी फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। तो लाइक आप तुम्हारे पास कुछ छोटे छोटे फंक्शन है कि सर्च फंक्शन, लॉगिन फंक्शन, तो उनको इंटीग्रेट करके तुम लाइब्रेरी सिस्टम बना सकते हो। फिर आपका ये ईजी टू क्रिएट होता है टेस्ट कंडीशंस के लिए। टेस्ट रिजल्ट्स आर ईजी टू ऑब्जर्व। इट इज़ सूटेड इफ डिफेक्ट्स ऑकर एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अगर बॉटम ऑफ द प्रोग्राम पे डिफेक्टिव कर हुए हैं तो ईजी तो होगा ही क्योंकि वो ईजिली सोल्व कर लेगा क्योंकि बॉटम से चल रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नो वर्किंग सिस्टम इज़ विजिबल अंटिल ऑल मॉड्यूल्स आर कॉम्बाइंड। तो मतलब जब तक सारे कॉम्बाइन नहीं होंगे, पूरा बॉटम से चल रहा है ना,
तो हम देख नहीं सकते चलता हुआ उसे। टॉप टू बॉटम तो क्या है कि वो पहले हम देख लेंगे फिर उसे ब्रेक कर रहा है। फिर है टेस्टर कांट टेस्ट फुल सिस्टम, जब तक वो पूरा बन नहीं जाता तो वो टेस्ट भी नहीं कर सकता, वही चीज़ आ गई इसके अंदर। अब समझते हैं हम मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट आपका क्या होता है, लाइक सॉफ्टवेयर मेज़रमेंट का मतलब होता है क्वांटिटेटिवली सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट्स को एवेल्यूट करना, एस्पेक्ट्स को, ठीक है, जैसे कि साइज, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिबिलिटी। जैसे यहाँ पे लिख रहा है इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइज, क्वालिटी, अमाउंट और डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और अ प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है। इट इज़ एन अथॉरिटी विद इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। द सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट ISO काउंटिंग। हम मतलब ये तरीके से एक मेजरमेंट टेक्निक है जिससे हम साइज, क्वालिटी और परफॉर्मेंस को और प्रोडक्टिबिलिटी को सॉफ्टवेयर की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नीड क्या है, क्रिएट द क्वालिटी ऑफ द करंट प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है, एनहेंस करना क्वालिटी, और एंश्योर दैट इंडस्ट्री मतलब वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही नहीं हो रही है देखना, क्वालिटी बढ़ाना, चीज़ें फॉलो हो रही नहीं हो रही ये सब देखना, ये सब इसका वो है। इसके दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, जो डायरेक्टली मेजर किया जाता है, लाइक लाइन्स ऑफ कोड, एग्जीक्यूशन टाइम, नंबर ऑफ एरर्स, मेमोरी यूसेज। इनडायरेक्ट क्या होता है, जो कैलकुलेटेड ड्राइव किया जाता है, लाइक प्रोडक्टिविटी ड्राइव करते हैं, उनके फॉर्मूलेज होते हैं, लाइन ऑफ कोड, पर पर्सन मंथ, ये सब। तो डायरेक्ट मेजरमेंट जो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरत होती है इसकी, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के लिए, क्वालिटी के लिए, प्रोडक्टिबिलिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब आते हैं आपके सॉफ्टवेयर मैट्रिक। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक आपका क्या होता है, ये होता है आपका आर द फॉर्मूलेज और मेथड्स दैट यूज मेजरमेंट डाटा टू एनालाइज। मतलब ये फॉर्मूलेज हैं जो ये सब चीज़ों के लिए काम आते हैं। इसमें आपका 4 फंक्शंस होते हैं जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूविंग, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, साइज, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बाद क्वालिटी एजोरेंज होती है, प्रोडक्टिविटी मेजर, एस्टिमेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, ये सब। और इसमें ये आपके 4 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूविंग। तो इसको आप पोकी से भी याद रख सकते हो, POCI, पोकी। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इम्प्रूविंग। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं आपके, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शनल पॉइंट। साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है आपका कि मेजर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड यूजिंग फॉर्मूला, और फंक्शन पॉइंट में मेजर साइज ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, ठीक है। इसमें आपके 3 होती हैं, प्रोडक्ट मैट्रिक, प्रोसेस मैट्रिक एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक। प्रोडक्ट मैट्रिक क्या होती है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के फीचर को मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ से समझते हैं, दीज मैट्रिक टेल अबाउट द क्वालिटी एंड फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, लाइक लाइन ऑफ कोड, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी, कोड कवरेज, ये सब। प्रोसेस मैट्रिक क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को मेजर करते हैं, ठीक है। दिस मैट्रिक्स टेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये तो आपका फीचर को, ये आपका प्रोसेस को, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एफर्ट वेरिएंस, ठीक है, और शेड्यूल वेरिएंस, डिफेक्ट। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या होती है, एंटायर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करना, ठीक है, लाइक नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कॉस्ट, शेड्यूल, प्रोडक्टिबिलिटी, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होगा, फीचर को, जैसे लाइन ऑफ कोड वगैरह, प्रोसेस में प्रोसेस को, और इसमें पूरा सिस्टम को। एडवांटेजेस क्या हैं, रिडक्शन इन कॉस्ट और बजट, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एरिया फॉर इम्प्रूविंग, ठीक है, हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सब इसकी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले पे कि हमारा फंक्शन पॉइंट क्या होता है। तो फंक्शन पॉइंट देखो क्या होता है, फंक्शन पॉइंट एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है जो सॉफ्टवेयर को फंक्शनलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है। मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। फंक्शन पॉइंट मेट्रिक मेजर फंक्शनलिटी फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनलिटी को मेज़र करता है ये, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यूज़र क्या रिक्वेस्ट करता है, उसे क्या रिटर्न मिलता है, इस बेस पर मेजरमेंट होती है, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ये फॉर्मूलेज हम डिस्कस भी करेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, बाकी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। लाइक ये है आपका साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला। इसे कैसे फाइंड करते हैं, E - n + 2p, मतलब E होता है आपका नंबर ऑफ एजेस,
एन होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस और पी होता है आपका प्रेडिकेट्स। तो जैसे ये है ना आपका, तो इसमें जितने एजेस, इसी इसका आप जब ग्राफ बनाओगे तो इसमें जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो एन, एजेस ई और पी प्रेडिकेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, सर 17 एजेस हैं, 13 नोट्स हैं, तो क्या होगा ई माइनस 2p होता है ना। इसमें नॉर्मली जो आपका होता है ना ये 1 ही होता है p की वैल्यू, ठीक है, जिसमें एक मॉड्यूल हो इस तरीके से, इसको समझेंगे बाद में, ठीक है, उस वाली वीडियो में, न्यूमेरिकल वाली में। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, सिंपल 6 आ गया। फिर आपका हर्ट्ज़-स्टीड सॉफ्टवेयर साइंस, तो ये क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1997 में। तो मेजर साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफर्ट, ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसमें n1 होते हैं आपके डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स, n2 होते हैं आपके डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स, कैपिटल N1 होता है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, N2 होता है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। तो इसमें प्रोग्राम लेंथ हम फाइंड करते हैं यूजिंग टोटल नंबर ऑफ N1 प्लस N2, और वोकैबुलरी साइज करते हैं हम छोटा n प्लस छोटा N2, ठीक है। फिर उसमें प्रोग्राम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं उन्हीं वैल्यू से, फिर प्रोग्राम लेवल फाइंड कर लेते हैं और प्रोग्राम डिफ़िकल्टी फाइंड कर लेते हैं। तो ये सब फॉर्मूलेस पे बेस्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यूजेस क्या हैं, एफर्ट, टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी में यूज़ होता है, प्रिडिक्टिंग बग्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, मेजरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। लिमिटेशन क्या है, डज नॉट कंसाइडर, कोड लॉजिक पे बेस्ड नहीं होता है, फॉर्मूले पे बेस्ड है ना। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन करेक्ट काउंटिंग ऑफ, मतलब एक्यूरेसी आपकी डिपेंड होती है कि आपको करेक्ट काउंट करने हैं ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं होता या आइडियल नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई है पूरी यूनिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 1 2 3 4 5। आई होप आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी होगी। अगर आप अभी तक बने हुए हो तो आपकी तैयारी हो गई होगी ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो बाकी अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।